सराय में अचानक जैसे कोई उत्सव शुरू हो गया था और हर कोई अचानक इस जश्न का मजा लेने लगा था। बहुत से लोग अपने कमरों के आराम से ही सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कई लोग माहौल का आनंद लेने के लिए बाहर सार्वजनिक जगहों पर आ गए थे। दो ऐसे विषय थे जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। पहला, सराय पर हमला करने की हिम्मत किस पागल में थी। हालांकि कुछ देर पहले भी एक हमला हुआ था, लेकिन किसी भी मेहमान को चोट नहीं लगी थी। इससे पता चलता था कि सराय का हर चीज पर कितना जबरदस्त नियंत्रण था। दूसरा विषय ये था कि 50,000 मेगापिक्सल्स के इनाम का विजेता कौन होगा। प्रतियोगियों के नाम बताए गए और यदि प्रतियोगी ने अनुमति दी तो उनकी साधना और क्षमताओं के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई। भीड़ के पसंदीदा प्रतियोगी थे रॉरिक मॉरिसन। जाहिर है, पृथ्वी पर उनकी बहुत शानदार प्रतिष्ठा थी, जो जोतुन सेना के एक बहुत सम्मानित कप्तान थे और वेगा सिस्टम से यहाँ छुट्टियों पर आए हुए थे। और अंत में एक युवा शैतान। लेकिन दांव सिर्फ इस बात पर नहीं लग रहे थे कि कौन जीतेगा, बल्कि इस बात पर भी लग रहे थे कि कोई भी प्रतियोगी कितने अंक हासिल कर पाएगा। दुश्मनों की सीमित संख्या को देखते हुए किसी को भी बहुत ज्यादा बढ़त मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी कुछ ऐसे प्रतियोगी थे जिनके कम से कम 10 अंक लाने की उम्मीद थी। जब भीड़ अपना उत्साह बढ़ा रही थी, तब सराय का स्टाफ इस आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ था। मैरी युद्ध के मैदान के नीचे शरारती बैलें बिछा रही थी। इसी बीच स्टाफ के जो सदस्य खाली थे, वे सब विस्मय से खड़े देख रहे थे। उदाहरण के लिए जैद, जो अपने गंभीर रूप से घायल होने के कारण थोड़ा सदमे में था, खुद को इस तुलना से रोक नहीं पाया कि उन्होंने उस स्थिति को कैसे संभाला था और सराय के मालिक की व्यवस्थाएं कैसी थी। हमलावर सेना संख्या में कम होने के बावजूद कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि उनकी सेना का अधिकांश हिस्सा गोल्डन कोर स्तर का था और उनमें से काफी लोग नेसेंट स्तर के भी थे। इसके बावजूद उन्हें न सिर्फ आसानी से उस फॉर्मेशन में डाल दिया गया, बल्कि सराय के मालिक ने हमलावरों पर गुस्सा होने के बजाय असल में उनका इस्तेमाल अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए किया। वो जेड के सीधे बॉस लियो, जो गेमर के अड्डे का असली रखवाला था, से काफी अलग था। जेड को याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार लियो को कब देखा था। सराय के सभी स्टाफ और कर्मचारियों में से वही सबसे ज्यादा नदारद रहता था। सराय के प्रति मालिक के चुपचाप समर्पण के सामने उसकी घोर आलस और मेहनत की कमी और भी ज्यादा साफ नजर आती थी। वेल्मा की छुट्टी थी और हैरानी की बात यह थी कि वो लैरी के साथ बैठी थी। अगर ल्यूक्रस उसे देखता तो उसे ये जानकर जबरदस्त हैरानी होती कि लैरी अब गोल्डन कोर के स्तर पर पहुंच गया था। उसकी साधना किसी भी और चीज के मुकाबले अपने शरीर में अलग अलग तरह की दुर्लभ धातुओं को सोखने पर ज्यादा केंद्रित थी और सराय इसके लिए एक अच्छा जरिया साबित हुई थी। यहाँ बिताए अपने पूरे समय के दौरान किसी वेट्रेस को रिझाने की उसकी कई कोशिशें बुरी तरह नाकाम रही थी, लेकिन इसी वजह से वेल्मा के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसे खासकर पृथ्वी पर अपनी नाकाम हरकतों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था और वो अक्सर उसे कोशिश करते रहने के लिए बढ़ावा देती थी। असल में उसने तो लैरी की जोड़ी X142 की एक नेको बिल्ली इंसान के साथ भी जमा दी थी और खैर वो कोशिश अभी तक तो पूरी तरह नाकाम नहीं रही थी। क्या तुम कोई दांव लगा रहे हो? वेल्मा ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा। मेरे पास फालतू MP नहीं है। अपने ग्रह पर मैं एक वांटेड आदमी हूँ, इसलिए मुझे पैसे मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने कोई दांव लगाया है? हे, बिल्कुल लगाया है, और वह भी कोई छोटा मोटा दांव नहीं। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक ही खिलाड़ी पर लगा दी है, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम मुझसे मिन्नतें करोगे तो शायद मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे क्या पता है। ओह, अगर ऐसी बात है तो ए सराय की नेक मालकिन, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मुझे थोड़ी सी जानकारी दे दो। मुझे सच में कुछ MP की सख्त जरूरत है। तुम तो जानती ही हो कि अगर मैं अपने ग्रह पर वापस गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। छोड़ो भी, किसी और को बेवकूफ बनाओ। मुझे पता है कि तुम किंग मार्लो के नए महल में एक माली का भेष बनाकर छिपे हुए हो। वहां तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत किसमें है? तुम्हें ये कैसे पता चला? लैरी ने पूछा। वो सचमुच हैरान था और उसे जवाब में बस एक समझदारी भरी मुस्कान मिली। खैर, जो भी हो, क्योंकि तुमने इतनी नरमी से पूछा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जीतने वाली निबिरू की एक इंसान होगी। वो बेहद ताकतवर है, बेहद बेरहम है और उसे निबिरू के स्टार लेवल में हो रहे अपग्रेड से बहुत फायदा मिला है। वो आजकल सराय में छिपी हुई है क्योंकि उसने निबिरू में बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी, लेकिन अगर वो ये 50,000 मेगापिक्सल्स जीत जाती है तो यह उसके लिए बहुत मददगार होगा, इसलिए वो किसी और को इसे जीतने नहीं देगी। उसका नाम टिफनी है। वेल्मा पर पूरा भरोसा रखते हुए लैरी ने उस पर काफी अच्छी खासी रकम का दांव लगाया। ठीक इसी तरह की अनगिनत बातचीत हर जगह हो रही थी, लेकिन निबिरू की छोटी सी टिफनी लगभग सभी दावों में नजरअंदाज ही रही क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं था। आखिरकार समय खत्म हो गया क्योंकि 30 मिनट का समय बहुत कम था और इवेंट आखिरकार शुरू होने वाला था। मैरी ने सभी प्रतिभागियों को बैटलग्राउंड की ओर जाने का निर्देश दिया, जबकि उसने एक बार फिर नियमों को समझाया। किसी दुश्मन को मारने पर उन्हें 1 पॉइंट मिलता था, लेकिन किसी दुश्मन को पकड़ने पर उन्हें 2 पॉइंट मिलते थे।
ये वास्तव में कोई निष्पक्ष इवेंट नहीं था, ये देखते हुए कि ऊंचे लेवल वाले कल्टीवेटर्स को इसमें साफ तौर पर फायदा था, लेकिन सराय के मालिक की गैर मौजूदगी में अचानक से आयोजित किए गए इस इवेंट को पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता था। प्रतिभागियों के अंदर जाने से ठीक पहले एक और नियम बताया गया, वो ये था कि जो कोई भी अपने साथी प्रतिभागी पर हमला करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इवेंट शुरू हो गया और सभी प्रतिभागी फॉर्मेशन की सफेद दीवार से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए जहां से हमलावर मौजूद थे। नज़ार ने तुरंत उनके आने को भांप लिया और तुरंत इस बात को पकड़ लिया कि दुश्मनों की संख्या ठीक उतनी ही थी जितनी उसकी और उसके साथियों की। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे, लेकिन अपने साथियों के लिए उसके आदेश हमेशा की तरह क्रूर और सटीक थे। लड़ाई के लिए कोई भूमिका नहीं बांधी गई, बल्कि यह तुरंत ही शुरू हो गई। वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी और ठीक पहले ही सेकंड में कवन ने कई ऐसे प्रतिभागियों को अलग कर दिया जो नेसेंट लेवल के हमलों की चपेट में आकर मारे जाने वाले थे। स्वाभाविक रूप से इन प्रतिभागियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दूसरी ओर नज़ार के साथियों के पास उन्हें बचाने के लिए कोई अमर शक्ति वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वहां तुरंत ही कुछ लोगों की मौत हो गई। नेसेंट कल्टीवेटर्स आसमान में उड़ गए और हवा में ही लड़ने लगे। लुटेरे और प्रतिभागी दोनों ही अपने अपने कारणों से आपस में एक दूसरे पर हमला करने से बचना चाहते थे, जिससे उनके बीच एक बिना कही हुई आपसी समझ बन गई। लेकिन जमीन पर तो पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। किसी ने भी दुश्मन को मारने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि उसमें कोई भी जोखिम उठाना संभव नहीं था। संख्या तेजी से घटने लगी और शुरुआती कुछ ही मिनटों में लुटेरों की संख्या 101 से घटकर 60 के दशक के मध्य तक पहुंच गई, जबकि प्रतिभागियों की संख्या तो घटकर 40 के दशक तक ही रह गई। लुटेरे तो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे, जबकि प्रतिभागी तो बस वे भाग्यशाली लोग थे जो सबसे पहले इस टूर्नामेंट में शामिल होने में कामयाब रहे थे। ये सौभाग्य की बात थी कि कवन अपनी बेहतरीन कुशलता से उन सभी को बचाने में कामयाब रहा। उसने उन्हें या उनके दुश्मनों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन संख्या में पहली बड़ी गिरावट के बाद लड़ाई स्थिर हो गई, क्योंकि बचे हुए कुछ लोग ताकत और कौशल में एक जैसे थे। यहीं पर हमलावरों की ताकत साफ नजर आई, क्योंकि वे न सिर्फ लड़ाई में माहिर थे, बल्कि उनमें जबरदस्त तालमेल भी था। दूसरी तरफ मुकाबले में हिस्सा लेने वाले लोग बस बेतरतीब ढंग से लड़ रहे थे। यहां तक कि जब उन्होंने जोड़ियां बनाई तब भी वे दुश्मनों के तालमेल की बराबरी नहीं कर पाए। लेकिन भले ही वे दबाव में थे, फिर भी बचे हुए प्रतिभागी अपने आप में बेहतरीन योद्धा थे। अब कुछ नाम लीडरबोर्ड पर उभरने लगे थे। दो खास लोगों को छोड़कर बाकी सबके लिए यह हैरानी की बात थी कि लीडरबोर्ड के सबसे ऊपर टिफनी का नाम था। उसके पास पहले ही 20 पॉइंट्स थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने 20 लोगों को मारा था, बल्कि इसलिए था कि उसने हर दुश्मन को बड़ी आसानी से बेअसर कर दिया था। जिसके बाद जमीन से एक बेल निकलती और उस पकड़े गए दुश्मन को अपने साथ ले जाती। जब टिफनी किसी दुश्मन पर वार करती तो ये सिर्फ कौशल की बात नहीं रह जाती थी। उसकी काबिलियत इतनी हैरान करने वाली थी कि देखने वाले भी ठीक से समझ नहीं पाते थे कि हुआ क्या, भले ही उसका असर काफी सीधा साधा था। अगर वो किसी हमलावर पर मुक्का मारती और हमलावर उसका मुक्का रोक लेता तो बिना अपनी जगह से हिले हमलावर को एक जोरदार धमाका महसूस होता और वो बेहोश हो जाता। लेकिन अगर कोई हमलावर उसके मुक्के से बच भी जाता तब भी उसे जोरदार धमाका महसूस होता। अगर कोई हमलावर ये देख लेता कि वो हमला करने वाली है और भाग जाता, तब भी उसे जोरदार धमाका महसूस होता। अगर कोई हमलावर उस पर हमला करने के बारे में सोचता भी तो उसे जोरदार धमाका झेलना पड़ता। असल में एक हमलावर ने तो बस उसे घूरकर देखा ही था कि उसे जोरदार धमाका महसूस हुआ। उसके शिकार लोगों को सबसे आम चोट ये लगती थी कि उनके कान के पर्दे फट जाते थे। अगर उनके कान के पर्दे बचे होते तो वो कुदरत की एक ताकत थी, एक ऐसी अजेय शक्ति जिसका इरादा अटल था। वो किसी बेहतरीन रॉक गाने की ड्रमिंग का जीता जागता रूप थी, क्योंकि जहां भी कोई उसके वार की आवाज सुनता उसके रोंगटे खड़े हो जाते। ल्यूक्रस इस इवेंट को बहुत बारीकी से नहीं देख रहा था, बल्कि उसका ध्यान ज्यादातर इसकी पूरी सफलता पर नजर रखने पर था। इसी वजह से वो टिफनी को पहचान नहीं पाया, और तो और वो पिछली बार जब ल्यूक्रस ने उसे देखा था उससे काफी अलग दिख रही थी। लेकिन मेहमानों की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वो बहुत जबरदस्त थी, इस मायने में नहीं कि वो अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को हरा रही थी। उसका शानदार प्रदर्शन लोगों की लगाई हुई सारी बाजियों को पलट रहा था। कुछ लोगों ने गौर किया कि उसके हमलों में सिर्फ साधारण सोनिक बूम से कहीं ज्यादा कुछ था। लेकिन अगर वे इस राज को जान भी लेते तो भी वे इस हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते। गनीमत रही कि लड़ाई एक संतुलित मोड़ पर आ गई। हमलावरों का आपसी तालमेल उन्हें और ज्यादा नुकसान से बचा रहा था, जबकि हिस्सा लेने वालों की जबरदस्त ताकत और हुनर उन्हें सुरक्षित रख रहे थे। जो भी पक्ष पहले कमजोर पड़ता उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। हवा में लड़ाई कहीं ज्यादा जोरदार थी। नज़ार अपनी काबिलियत साबित कर रहा था और अकेले ही 3 नेसेंट योद्धाओं से लड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जीत उसी की होगी।
इसके अलावा लड़ाई के लिए उसके पास हिस्सा लेने वालों के मुकाबले बेहतर साजो सामान था, जिससे उसे हमले और बचाव दोनों में ही बढ़त हासिल थी। उसके अधीन काम करने वाले दूसरे हमलावर भी हिस्सा लेने वालों के मुकाबले ज्यादा हुनरमंद लग रहे थे। यहाँ तक कि रॉरिक भी उनके सामने कमजोर पड़ गया, ऐसा कुछ जिसका सामना उसने काफी लंबे समय से नहीं किया था। मैरी, मैं यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं बाद में तुमसे बात करूंगा, लूक्रस ने कहा, जब वो इस बात से संतुष्ट हो गया कि इवेंट ठीक ठाक चल रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बेझिझक बुलाना, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है तो बस मेरे काम खत्म होने का इंतजार करना, ताकि तुम मुझे पूरी रिपोर्ट दे सको। लूक्रस ने अपना ध्यान वापस अपनी तकनीकों को चुनने के काम पर लगा दिया। उसके पास समय की बहुत कमी थी। उसे न सिर्फ इस लंबी चौड़ी सूची में से अपनी तकनीकें चुननी थी, बल्कि उन्हें सीखना भी था। अगर उसे सराय के अंदर ही कोई मेडिटेशन रूम मिल जाता तो उन्हें सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा। कुछ दिनों में जब उसकी कक्षाएं शुरू होंगी तो उसके पास समय की और भी कमी हो जाएगी, इसीलिए उसे हर पल का भरपूर उपयोग करना था। उसकी पहली प्राथमिकता बचाव और पलायन थी। बचाव को गति तकनीकों के अंतर्गत रखा जा सकता था, लेकिन पलायन तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। इससे उसे उन दुश्मनों से बचने में मदद मिलती जो उसके लिए बहुत शक्तिशाली थे, या ऐसी स्थिति में जहां वो ड्रूक की तरह फंस जाता। विकल्प वास्तव में विविध थे और यहीं से आध्यात्मिक संबंधों वाली तकनीकें काम में आने लगी। हवा, बिजली और बर्फ गति तकनीकों में देखी जाने वाली कुछ सामान्य संबंध थे, लेकिन सबसे अविश्वसनीय और प्रभावी तकनीकें अंतरिक्ष संबंध से संबंधित प्रतीत होती थी। लूक्रस के पास, जहां तक उसे पता था, कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसने ये देखने के लिए हवा संबंध वाली सबसे सरल गति तकनीक को आजमाया कि क्या वो इसका उपयोग कर सकता है। वो नहीं कर सका। ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होगी, लेकिन फिलहाल उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गया। स्पष्टीकरण के लिए, यद्यपि वो ऐसी कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता था जिसके लिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को किसी तत्व से जुड़ाव की आवश्यकता हो, प्रकृति के किसी तत्व का लाभ उठाने वाली तटस्थ तकनीक एक बिल्कुल अलग अवधारणा थी। उदाहरण के लिए उसकी रक्षात्मक तकनीक जो शीत ऊर्जा को अवशोषित करती थी। इसके लिए लूक्रस को बर्फीले तत्व से जुड़ाव की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अंत में लूक्रस ने 2 गति तकनीकों का चयन किया। पहली, हार्ट्स मैराथन, उसकी पिछली गति तकनीक फाल्कन रिलीफ के समान थी, इस मायने में कि यह उसकी समग्र गति को हर तरह से बढ़ाती थी। यह न केवल भागने में सहायक थी, बल्कि बचाव, अवरोधन, आक्रमण और गति से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए भी उत्कृष्ट थी। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की एक निश्चित लागत थी, जिसका अर्थ है कि तकनीक का उपयोग करते समय लूक्रस की ऊर्जा एक स्थिर दर से खर्च होती रहेगी। दूसरी तकनीक, होम स्वीट होम, एक रेखीय विस्फोट के लिए थी जो लूक्रस की गति को जबरदस्त रूप से बढ़ा देती थी। इसका सबसे स्पष्ट उपयोग भागने या पीछा करते समय बढ़त हासिल करने के लिए था, लेकिन लूक्रस कल्पना कर सकता था कि वह इसका उपयोग दुश्मन के करीब पहुंचने के लिए भी कर सकता है। इसका विचित्र नाम इस तकनीक के आविष्कारक की उस गहरी इच्छा के कारण पड़ा था कि जब भी वो घर से बाहर निकले, वो वापस घर भाग जाए। इसके बाद बताई गई भागने की तकनीकों ने लूक्रस को सिरदर्द दे दिया। वे जितने अलग अलग तरह के थे, उतने ही बेकार भी लग रहे थे, और जो भी अच्छे थे, उन सभी के लिए किसी खास तरह के तालमेल की जरूरत पड़ती थी, या फिर उनकी शर्तें इतनी कड़ी थीं कि उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल था। आखिर में लूक्रस ने इन लॉ इफेक्ट नाम का एक तरीका चुना। लूक्रस को लगा कि इसमें मौजूद एक लूपहोल्स का फायदा उठाकर वो इसे इस्तेमाल कर पाएगा। शर्तें काफी सख्त थीं, और इसके लिए लूक्रस को इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय एक ही जगह पर 3 घंटे तक रुके रहना पड़ता था। लेकिन एक बार जब ये तकनीक पूरी हो जाती, तो इससे इस्तेमाल करने वाले की आत्मा शरीर छोड़कर कई मील दूर तक जा सकती थी। यह इस बात पर निर्भर करता था कि कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि इंसानों की आत्माएं इतनी कमजोर होती हैं कि वे इस स्तर पर अपने भौतिक शरीर को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकती। हालांकि लूक्रस को लगा कि उसके शरीर और आत्मा की बनावट को देखते हुए वो बिना किसी दिक्कत के इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाएगा। ये पता लगाने के लिए कुछ जांच परख की जरूरत थी, लेकिन अगर यह काम नहीं करती तो लूक्रस हमेशा कोई दूसरी तकनीक चुन सकता था। इसके बाद लूक्रस ने रक्षात्मक तकनीकें, आक्रामक तकनीकें और कुछ अन्य विविध तकनीकें चुनने की योजना बनाई। इसी क्रम में जिस वजह से वो तकनीकों को इस क्रम में चुन रहा था, वो ये थी कि अब जब उसके पास उपलब्ध विकल्प ज्यादा विविध थे, तो उसने रक्षात्मक तकनीकें सीखने की अपनी अद्भुत क्षमता का विभिन्न तरीकों से उपयोग करने की योजना बनाई। हमलों को रोकना और खुद की रक्षा करना निश्चित रूप से उसकी प्राथमिकता थी, लेकिन वो खुद को सिर्फ इसी तक सीमित क्यों रखे? उदाहरण के लिए, यदि वो एक ऐसी मजबूत ढाल बनाता जिसे उसके दुश्मन तोड़ न सके, तो क्या वो उस ढाल का उपयोग अपने दुश्मन को फंसाने के लिए भी नहीं कर सकता था? सैद्धांतिक रूप से क्या वो किसी प्रकार का रक्षात्मक अवरोध बनाकर उसके ऊपर से चलकर एक कामचलाऊ पुल नहीं बना सकता था? सच कहूं तो उसे नहीं पता था कि वो इन तकनीकों का उपयोग किस हद तक कर सकता है, लेकिन उसने पूरी तरह से यह पता लगाने का इरादा कर लिया था।
लेकिन जहां वो अनगिनत रक्षात्मक तकनीकें सीख सकता था, वहीं अभी के लिए कुछ चुनिंदा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे अच्छा था। बहुत ज्यादा तकनीकें होने से युद्ध की गहमागहमी में उसके लिए सबसे अच्छी तकनीक चुनना मुश्किल हो जाता और उनका उपयोग करने में उसकी दक्षता काफी कम हो जाती। पहली तकनीक जो उसने चुनी उसका नाम था टॉक टू द हैंड। यह उसे अपने हाथ से एक अदृश्य अवरोध फैलाने की अनुमति देती थी, जिसकी लंबाई 12 फीट 3.6 मीटर और ऊंचाई 8 फीट 2.4 मीटर तक हो सकती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस अवरोध की मजबूती या तकनीकी रूप से कहें तो इसकी रक्षात्मक क्षमता सीधे तौर पर लूक्रस के शरीर की क्षमता के अनुपात में होती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इसके लिए लूक्रस को अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ता था, जिससे इसकी पहुंच सीमित हो जाती थी और अचानक हमला करने का तत्व खत्म हो जाता था। लेकिन लूक्रस उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वो सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाकर लंबी दूरी से होने वाले हमलों की बौछार को रोक सकेगा। उसकी अगली तकनीक का नाम था रिपल शेल। यह उसके चारों ओर एक लचीला अवरोध बनाती थी, जो किसी भी हमले से होने वाले नुकसान को अपनी पूरी सतह पर फैलाकर उसके प्रभाव को कम कर देता था। लूक्रस को इस तकनीक के बारे में सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह अवरोध लूक्रस को हमला करने या कोई अन्य काम करने से नहीं रोकता था। और एक बार जब लूक्रस इसका उपयोग कर लेता था, तो ये लूक्रस की ऊर्जा को बिना खर्च किए लगातार बना रहता था। इसके बाद लूक्रस ने कुछ परिस्थितिजन्य तकनीकें चुनी। उदाहरण के लिए, एक तकनीक ऐसी थी जो वस्तुओं की रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करती थी। दूसरी तकनीक आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। और एक विशेष तकनीक ऐसी थी जिसे एक बार स्थापित करने के बाद उसे बनाए रखने के लिए किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती थी। बस इन कुछ तकनीकों के साथ लूक्रस के पास पहले से ही कुछ प्लान थे कि वो उन्हें अलग अलग स्थितियों में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हमले की तकनीकें। इसके लिए लूक्रस के पास पहले से ही एक साफ आइडिया था कि उसे क्या चाहिए। वो जबरदस्त हमलों की तलाश में था, जो सही मौकों पर इस्तेमाल करने के लिए तुरुप के पत्तों या सीक्रेट हथियारों का काम करें। ऐसा इसलिए था क्योंकि लूक्रस पहले से जानता था कि हमले सीखते समय रीगल एम्ब्रेस उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। लूक्रस ने जो हल सोचा था वो ये था कि हमले के लिए वो अपनी तकनीक, हथियारों और अरेस पर ज्यादा ध्यान दे। उसे लगा था कि ऐसी तकनीक चुनना मुश्किल होगा, लेकिन ये सबसे आसान निकला। लूक्रस तकनीक के विवरण, बनावट और इस्तेमाल से बेहद संतुष्ट था। इस तकनीक का नाम एविस्ट्रेशन था और यह वही करती थी जो इसके नाम में था। सब कुछ नाम में ही छिपा था। आखिर में विविध तकनीकों का समय आया। ऐसी तकनीकें जो खास तौर पर लड़ाई के लिए नहीं बनाई गई थी और जिनका इस्तेमाल कई स्थितियों में किया जा सकता था। इन्हें चुनने में सबसे ज्यादा समय लगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीकें थीं और लूक्रस के रोजमर्रा के जीवन में उसके साथ रहेंगी। ये न सिर्फ उसके जीवन की गुणवत्ता पर असर डालती, बल्कि उसके भविष्य पर भी असर डालती। अरे, इसमें तो ऐसी चीजें भी शामिल थीं जिनके बारे में लूक्रस ने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे कि अपनी ऊर्जा के इस्तेमाल और उसकी पहचान के तौर तरीकों को बेहतर बनाना। ऊंचे तबके के समाज में, जहां कांटे और छुरियों जैसी चीजों का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना पड़ता है, वहां कोई अपनी ऊर्जा की पहचान को बेकाबू होकर फैलने कैसे दे सकता था? दरअसल, ये सौंदर्य आधारित तकनीकें सभी तकनीकों में सबसे दुर्लभ थीं। कुछ तकनीकें तो आपकी ऊर्जा को एक सुखद महक और एहसास भी देती थीं। काफी देर बाद लूक्रस को एहसास भी नहीं हुआ कि उसने इन तकनीकों को देखने में कितना समय बिता दिया और आखिरकार वो लाइब्रेरी में ही सो गया, जबकि वो अभी भी कई विकल्पों को देख ही रहा था। जागते हुए अपने आखिरी पलों में वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर उसके पास कोई स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड असिस्टेंट होता तो कितना फायदा होता, जो इस सारी उलझन को सुलझाकर उसे बस वही तकनीकें बता देता जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती। जब लूक्रस अलग अलग तकनीकों को देख रहा था और उन्हें चुन रहा था, तो मिडनाइट मैडनेस का अंत कुछ हद तक अप्रत्याशित रहा। टिफेनी की शानदार शुरुआत के बावजूद जीत के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार अभी भी नेसेंट स्तर के कल्टीवेटर ही थे। लेकिन कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। जहां उसके सभी अधीनस्थ और लेफ्टिनेंट हार चुके थे, वहीं नजार ने अकेले ही बचे हुए सभी नेसेंट कल्टीवेटरों को रोके रखा। इससे टिफेनी को इतनी बढ़त बनाने का काफी समय मिल गया, जिसकी भरपाई करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। आखिर में जब सभी प्रतिभागियों ने मिलकर नजार को चारों ओर से घेर लिया था, तब भी वह किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। वह हारा जरूर, लेकिन मारा नहीं गया। हालांकि उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद एक छोटा सा जश्न मनाया गया और टिफेनी को उसके 50,000 एमपी के साथ साथ उसकी जीत की निशानी के तौर पर एक खास टोकन भी मिला। सभी दांव पेचों में लैरी और वेल्मा सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे, बेशक लूक्रस को छोड़कर। ये कार्यक्रम जिस तरह से अप्रत्याशित ढंग से आगे बढ़ा, उसके चलते ज्यादातर लोगों को अपने दांव में नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लूक्रस ने जुए, दावतों और जश्न के जरिए कुल मिलाकर 210,000 एमपी की अच्छी खासी कमाई कर ली। अगर उस समय लूक्रस सराय पर थोड़ा भी ध्यान दे रहा होता, तो उसे वहां कुछ बेहद दिलचस्प चीजें घटित होती हुई दिखाई देती।
अपनी जीती हुई रकम के साथ टिफनी सीधे ग्रीन हाउस की ओर चल पड़ी और वहां मौजूद जंगल में सॉवरेन गैलेक्टिक कछुए के बाहर आने का इंतजार करने लगी। उन दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई, जिसके बाद टिफनी ने अपना कामचलाऊ बैग निकाला और उसमें से कुछ ऐसी चीजें बाहर निकाली जो देखने में जली हुई जड़ों जैसी लग रही थी। कछुए ने टिफनी के हाथों से वह जड़ ले ली। ठीक उसी समय मालिक टिफनी के बगल में प्रकट हुआ और उसने टिफनी से 40,000 MP स्वीकार कर लिए। देखने में तो ऐसा लग सकता था कि अब टिफनी के पास केवल 10,000 MP ही बचे हैं, लेकिन उसे इगिशिमा की मृत्यु के बाद विरासत में 20,000 MP भी मिले थे। इस तरह उसके पास कुल मिलाकर 30,000 MP जमा हो गए थे। जहां तक टिफनी और उस कछुए के बीच हुए लेन देन के विवरण की बात है, तो वह एक ऐसा राज था जिसके बारे में केवल वे दोनों ही जानते थे। ठीक इसी दौरान विल बेंथम ने आखिरकार वेगस मिनिमा के गवर्नर के साथ अपना सौदा पक्का कर लिया। इस सौदे के गवाह के तौर पर सराय की सहायक प्रबंधिका मैरी मौजूद थी, और इस तरह गिल्ड रूम के माध्यम से उन दोनों के बीच पहला बड़ा लेन देन संपन्न हुआ। सभी लेन देनों पर लगने वाले 1% शुल्क के जरिए ल्यूक्रस ने एक बार फिर 40 लाख MP की कमाई कर ली। शायद ऐसा लगे कि यह बहुत ज्यादा था, लेकिन सच तो यह था कि यह उनके द्वारा प्लान किए जा रहे सहयोग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। विल बेंथम गवर्नर को ऐसे बेहद दुर्लभ संसाधन दे रहा था, जिन्हें उन्होंने अपने नए माइनर दायरे से इकट्ठा तो कर लिया था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके बदले में गवर्नर उन्हें न सिर्फ कई नई टेक्नोलॉजी दे रहा था जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा उन्नत थी, बल्कि हथियार भी दे रहा था, और सबसे जरूरी बात, एक काफी उन्नत स्पेस कमांड सेंटर बनाने का ज्ञान भी दे रहा था। जब उनके सारे मामले निपट गए तो विल इन में एक और मीटिंग में शामिल होने गया। इस बार उसके साथ सिर्फ उसका बेहद काबिल अंगरक्षक ह्यूगो ही था। जब वह नए कमरे में पहुंचा तो वहां लैरी और मटिल्डा उसका इंतजार कर रहे थे। लैरी के चेहरे पर उसकी जानी पहचानी बेफिक्र मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास ह्यूगो के परिवार के बारे में कुछ जानकारी है, विल ने बैठते हुए कहा। उसके अंगरक्षक ह्यूगो लॉरेंट ने विल के साथ काम करने की शर्त ही यह रखी थी कि विल उसे यह पता लगाने में मदद करेगा कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था जिसे उसकी पीठ पीछे मार दिया गया था। लैरी और मटिल्डा ने ही उसे वह पहली ठोस सुराग दी थी जो उसे अब तक मिल पाई थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दावों को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ सबूत होंगे। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे मैं हल्के में लूं। हम भी नहीं लेते, लैरी ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। दरअसल ह्यूगो के परिवार के बारे में पता चलना महज एक इत्तेफाक था। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं लैरी डरशॉ हूं, डरशॉ परिवार से। विल चौंक गया, क्योंकि वह ये नाम पहचानता था। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे परिवार के बारे में वे कहानियां सुनी होंगी जिनमें कहा जाता है कि उन्हें चांद पर निर्वासित कर दिया गया था। खैर, जब काउंसिल ने पृथ्वी और चांद पर कब्जा किया था तो उस उथल पुथल के दौरान ही कहीं मेरा परिवार गायब हो गया था। यह मेरी साथी मटिल्डा है। इसके भाई को भी काउंसिल के ही किसी सदस्य ने मार डाला था। हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। तभी जब यह मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी समय एक और मीटिंग हो रही थी सैम ब्राउन और रिचर्ड के बीच, जो पृथ्वी के मूल नेसेंस में से दो थे, और उनके साथ एक डेविल भी था। इस मीटिंग का ब्यौरा, जैसा कि उम्मीद थी, बेहद घिसा पिटा और आम सा था। वे दोनों अपनी खोई हुई शक्तियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और इसलिए एक डेविल के साथ सौदा कर रहे थे। लेकिन एक हैरान करने वाली बात थी जो इन मीटिंग्स में नहीं, बल्कि ग्रीन हाउस के पास बने पूछताछ कक्ष में घटित हो रही थी। पकड़े गए सभी लुटेरों को यही बंदी बनाकर रखा गया था। चीजों को आसान बनाने और यह पक्का करने के लिए कि उनमें से कोई भी कोई परेशानी न खड़ी करे, अनीता ने अपनी मदद की पेशकश की थी। उसने सभी मरे हुए लुटेरों को फिर से जिंदा कर दिया और उन्हें इन बचे हुए कुछ लोगों की पहरेदारी पर लगा दिया। ये बताना जरूरी है कि उन मरे हुए लुटेरों का रूप वैसा भयानक और सड़ा गला नहीं था जैसा कोई सोच सकता है। न सिर्फ उन्होंने मरने से पहले वाला अपना रूप वापस पा लिया था, बल्कि उनका किसी तरह से शुद्धिकरण भी हो गया था। चूंकि अनीता की फरिश्तों जैसी आवाज ने ही इन शरीरों को फिर से जिंदा किया था, और वह आवाज जितनी सुंदर और पवित्र थी, उसी की वजह से ये शरीर अपनी सारी अशुद्धियों से मुक्त हो गए थे। एक क्रूर जिंदगी की बेड़ियां उनसे हट गई थी, उनके कर्मों का हिसाब चुकता हो गया था, और अब वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे कोई संत हो जो एक विनम्र और पवित्र जिंदगी जी रहे हों। वे उतने ही पवित्र थे जितने वे अपने जन्म के दिन थे। मरे हुए लोगों के बारे में एक बहुत जरूरी बात यह जानना था कि उनके शरीर में उनकी असली आत्माएं नहीं रहती थीं, बल्कि एक नई, बेहद कमजोर और क्षीण ऊर्जा उनके शरीर में भर जाती थी, जो वो काम करती थी जो आमतौर पर आत्मा करती है। सुरक्षा के इंतजामों को एक तरफ रख दें, तो यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो यह नहीं थी कि अनीता सुरक्षा में मदद कर रही थी, बल्कि यह थी कि पूछताछ कौन कर रहा था। वहां न कोई खून खराबा था, न कोई हथियार, न कोई धमकी और न ही कोई ब्लैकमेल।
इसके बजाय नजार के एक सिपहसालार एक एलियन जिसे ग्रम्बल के नाम से जाना जाता था, जो देखने में एक डोबरमैन जैसा लगता था और जिसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे छोटे छोटे पंख थे, साथ ही माथे पर एक तीसरी आंख भी थी। वो एक मेज पर घबराया हुआ बैठा था। उसके सामने चाय और बिस्किट रखे हुए थे। उसके ठीक सामने वेल्मा बैठी थी, जो अपनी चाय की एक छोटी सी घूंट लेती और फिर सिर हिलाती, मानो उसे चाय का स्वाद बहुत पसंद आ रहा हो। प्लीज, आप जो कुछ भी जानना चाहती हैं, मैं आपको सब बता दूंगा, ग्रम्बल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और उसकी तीनों आंखों में आंसू छलक आए। उसी समय उसने घबराहट में अपने पकड़े गए साथियों की तरफ देखा, लेकिन वे सभी बेहोश पड़े थे। हम तो लुटेरे हैं, हत्यारे हैं। हमने पूरी गैलुक्री में लूटपाट मचाई है। पूरी पूरी दुनियाएं हमारे कहर से कांपी है। अरे चुप भी रहो, तुम ये सब बोरिंग बातें क्यों कर रहे हो? वेल्मा ने उसे डांटते हुए कहा, मैं एक लेडी हूँ और मेरे दोस्त लैरी ने मुझे सिखाया है कि लेडीज को हिंसा जैसी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम पहले ग्रम्बल नहीं हो जिससे मैं मिली हूँ। कुछ समय पहले एक बहुत प्यारा जोड़ा हमारे यहाँ अपना हनीमून मनाने आया था। असल में वे अपना हनीमून मनाने के लिए एक्स 142 जा रहे थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वे भटकते भटकते यहाँ पहुंच गए। ओह, उनकी प्रेम कहानी कितनी अद्भुत थी। मैंने उसे उनसे लाखों बार सुना है। मुझे याद है कि कैसे पत्नी ने अपना पूरा जीवन अपने पति को समर्पित कर दिया था, और कैसे उसने अपने पति पर प्रेम का एक ऐसा निशान छोड़ा था जिसने उन दोनों की किस्मत को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ दिया। जैसे ही उसने ये कहा, वेल्मा की नजरें ग्रम्बल के पंखों में से एक के नीचे मौजूद भूरे रोए के एक हिस्से पर जा टिकी। उन्होंने मुझे बताया था कि उस निशान के जरिए वे हमेशा एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। नहीं, प्लीज नहीं। ग्रम्बल एक बार फिर कांप उठा। प्लीज, तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? ग्रम्बल एक बार फिर कांपा और फिर बेमन से वेल्मा को अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगा। उसने ये पक्का किया कि उसे जब भी मौका मिले, वो नजार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे और अपनी प्रेमिका के बारे में कम से कम जानकारी दे। अगर उसे बेहतर समझ न होती, तो उसे सच में लगने लगता कि इस दुष्ट औरत को उनकी उत्पत्ति से ज्यादा उसकी प्रेम जीवन में दिलचस्पी है, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं था। जिस पल उसने उस दुष्ट औरत को अपने पुराने साथियों को जिंदा करते, उनके जख्म भरते और फिर उनके दिमाग को गुलाम बनाते देखा, वो समझ गया कि उनका सामना आखिरकार ऐसे किसी व्यक्ति से हुआ है जिसे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। ये किस्मत की बात थी कि जो लोग जिंदा हुए थे, उन्हें अपनी पुरानी बातें याद नहीं थी, वरना उसे शक था कि उसे पूछताछ का मौका भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ वेल्मा उसकी कहानी बड़े चाव से सुन रही थी। उसकी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा, दोस्ताना रवैया और गपशप करने के शौक ने एक ऐसी अनोखी स्थिति पैदा कर दी थी जिसे अभी तक किसी ने महसूस नहीं किया था। हालांकि उसने कभी सराय से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन अलग अलग मेहमानों से बात करके और उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानकर, साथ ही सराय में आने वाली तरह तरह की भीड़ के कारण पूरी सराय में ब्रह्मांड के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसी के पास थी। वो एक चलती फिरती विश्वकोश बन गई थी, और जिस तेजी से वो नई जानकारी इकट्ठा कर रही थी, उसे देखते हुए जल्द ही यह ज्यादा सही होता कि लूक्रस ब्रह्मांड के बारे में मैरी के बजाय उसी से सवाल पूछता। कम से कम वेल्मा तो सिस्टम की पाबंदियों में बंधी हुई नहीं थी कि वह क्या कह सकती है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वो सच में सिर्फ प्रेम कहानियां सुनने के लिए सुन रही थी, या असल में ग्रम्बल से पूरी तरह पूछताछ कर रही थी, तो इसका पता तो सराय के मालिक को ही तब चलेगा जब वो आखिरकार वापस लौटेगा। उसने मालिक के लिए उन चीजों के बारे में कई रिपोर्टें तैयार कर रखी थी जो उसे दिलचस्प लगी थी, ऐसी रिपोर्टें जिनके बारे में मैरी को भी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही लूक्रस जागा, उसने अपना चुनाव पूरा किया और अपने अपार्टमेंट में लौट आया। उसे कई चीजों का अभ्यास करना था, जिनमें अरे से हमला करना और उसकी नई तकनीकें शामिल थी। लूक्रस के मन में एक सवाल था कि वो उन तकनीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता जो उसे पहले से आती थी। आखिर ये देखते हुए कि उन्हीं तकनीकों को एक ज्यादा मजबूत ऊर्जा स्रोत से शक्ति मिलेगी, उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ची के बजाय आध्यात्मिक ऊर्जा से चलने पर भी वे तकनीकें ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी एक ऊपरी सीमा थी। वे तकनीकें असल में इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। इसकी बारीकियों के बारे में लूक्रस अपनी नई क्लासों में से एक के दौरान सीखेगा, जो साधना पर केंद्रित थी। लेकिन अभी के लिए वो इनमें हुई घटनाओं के बारे में जानकारी ले रहा था। जब उसने अपना MP बैलेंस 6451,000 देखा, तो वो मुस्कुराया। पूरी जानकारी मिलने के बाद सबसे पहली चीज जो उसे करनी थी, वो ये तय करना था कि कैदियों के साथ क्या किया जाए। वो उन्हें सीधे सीधे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उनके अतीत को देखते हुए उन्हें सिर्फ इनसे बाहर निकाल देना भी सबसे अच्छा समाधान नहीं था, क्योंकि अगर वे किसी को नुकसान पहुंचाते तो लूक्रस खुद को इसके लिए जिम्मेदार महसूस करता। आखिरकार उसने ये फैसला टाल दिया और मैरी से कहा कि वह ये पक्का करे कि वे अपनी कैद से भाग न पाएं।
दूसरी चीज जो उसे करनी थी, या यूं कहें कि वो करना चाहता था, वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में वो काफी समय से सोच रहा था। मैरी, अब जब हमारे इनमें अच्छी खासी सुरक्षा है और हमारी आमदनी भी बढ़ गई है, तो मैं कुछ आजमाना चाहता हूँ। मैं अपनी बढ़ी हुई अधिकार शक्ति का इस्तेमाल करके इस रेल में इनकी एक शाखा खोलना चाहता हूँ। मैरी यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि यह ऐसी बात थी जो उसके मन में कभी आई ही नहीं थी। लेकिन अपनी शुरुआती हैरानी के बाद उसने जवाब दिया, ये तो बेकार की बात होगी। हो सकता है कि वहां एक और इन बनाने की कोशिश करना तुम्हारे लिए समझदारी भरा लगे, लेकिन जैसे ही तुम इस लोक को मुख्य इन से दोबारा जोड़ पाओगे, यह नई शाखा बेकार हो जाएगी। जरूरी नहीं, ल्यूक्रेस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। यह कोई अचानक आया हुआ विचार नहीं है। मैं इस बारे में कुछ समय से सोच रहा हूँ। मुख्य इन तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन मैं कुछ और दुनियाओं में भी इनके लिए कुछ फिजिकल जगहें बनाना चाहता हूँ। ये नई जगहें मुख्य इन की तरह काम नहीं करेगी। ये बहुत ज्यादा सादी और शांत होंगी। लेकिन कुछ खास ग्राहकों के लिए अगर वे मुझे पसंद आते हैं तो हम उन्हें अपनी बेहतर सेवाओं का एक्सेस दे सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन रूम या रिकवरी रूम। आखिरकार किसी नई जगह पर टेलीपोर्ट होकर चले जाना हर किसी के लिए सही नहीं होता। इस तरह इन किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है, और एक बार जब यह क्षेत्र जुड़ जाएगा तो ये गोल्डन कीज देने का एक तरीका भी बन सकता है। इसके अलावा एक बार जब हम इस क्षेत्र को मुख्य इनसे फिर से जोड़ देंगे और हमारे पास कुछ और फिजिकल जगहें होंगी, तो हमारे लिए काबिल कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें नौकरी पर रखना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही हम इन्स का एक नेटवर्क भी बना सकते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं और सभी संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अनगिनत विकल्प है। हमें सिर्फ वही करके खुद को सीमित नहीं करना चाहिए जो साफ साफ दिख रहा हो। क्या तुमने ही यह नहीं कहा था कि सिस्टम की कमियों का फायदा उठाने के तरीके ढूंढने चाहिए? इसके अलावा अगर मिडनाइट इन की सिर्फ एक ही ब्रांच हो, तो वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन इन कैसे बन सकता है? ल्यूक्रेस का आखिरी बयान उसने अपने आइडिया के लिए एक यूं ही सा बहाना देते हुए कहा था, लेकिन ऐसा लगा मानो ल्यूक्रेस ने किसी तरह सिस्टम के सम्मान का अपमान कर दिया हो, और तुरंत ही एक नया क्वेस्ट शुरू हो गया। नया क्वेस्ट, मिडनाइट इन की एक ब्रांच शुरू करें, द मिडनाइट टैवर्न। जमा की गई एनर्जी का 5% दे 10 मिलियन MP दे क्वेस्ट का इनाम। पॉकेट वॉच टिप्पणी, मिडनाइट इन इस ब्रह्मांड में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सल होटलिंग जगह है। इसकी ब्रांचें कैसे नहीं हो सकती? ल्यूक्रेस एक पल के लिए सिस्टम की प्रतिक्रिया देखकर खुश हुआ, जबकि मैरी हैरान रह गई। सच तो ये था कि उसके पास इनको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे आइडिया थे, लेकिन उसने उन्हें बताने से खुद को रोक लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ल्यूक्रेस आइडिया के लिए उस पर निर्भर हो जाए। हालांकि ल्यूक्रेस के सोचने का अनोखा तरीका इनको बेहतर बनाने के उसके अपने सबसे बड़े सपनों से भी कहीं आगे निकल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे खुद को एक काबिल इनकीपर साबित कर रहा है। आखिर अब वह इनको बेहतर बनाने के लिए क्वेस्ट्स के पीछे भागने वाला नहीं था, बल्कि सिस्टम उसकी सोच को पूरा करने के लिए क्वेस्ट्स दे रहा था। सच कहूं तो मैंने तो इसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी, मैरी ने कहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कैसे करूं, लेकिन अब जब एक क्वेस्ट मिल गया है तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। आसान, हाँ, लेकिन इस क्वेस्ट में जिस तरह से बातें लिखी हैं उससे ऐसा लगता है कि जब मैं MP और एनर्जी दे दूंगा तो सिस्टम खुद ही टैवर्न बना देगा। ये ठीक नहीं है। जब तक मैं इसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, तुम्हें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे मैं ये तय कर सकूं कि टैवर्न कहाँ और कैसे बनेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। मैं इस बारे में सोचूंगी। ल्यूक्रेस इस अनुभव से जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खुश होकर बाहर निकला। वह इस बात के लिए पूरी तरह तैयार था कि उसके आइडिया में कई दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि उसने सिस्टम इंटरफेस को पहले ही अच्छी तरह खंगाल लिया था और उसे कहीं भी ब्रांच बनाने का कोई तरीका नहीं मिला था। अब उसका अगला ध्यान फिर से एनर्जी इकट्ठा करने पर था। खुशकिस्मती से क्वीनहिल्ड ने उसे एक हल सुझाया। ये बात की अकेडमी कई नए मायना दायरे खुलने वाली थी जो पूरी तरह से अनछुए थे। इसका मतलब था कि अचानक उसके आसपास ऐसे कई इलाके आसानी से उपलब्ध हो गए थे जहां वह एनर्जी की तलाश कर सकता था। उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वह उसके ग्रुप में शामिल होगा या अकेले जाएगा। इस इवेंट के बारे में और जानकारी मिलने के बाद ही वह फैसला करेगा। क्वीनहिल्ड के साथ जुड़ने का नुकसान ये था कि वह कई दायरों को खोजने के बजाय सिर्फ एक माइनर दायरे पर ध्यान देने का प्लान बना रही थी, जबकि इसका फायदा ये था कि अकेले की तुलना में ग्रुप में रहना ज्यादा सुरक्षित होता। ल्यूक्रेस ने इन सभी बातों को अभी के लिए किनारे रख दिया और एरे बनाने का अभ्यास करने पर ध्यान दिया। वह थोड़ा उत्साहित था क्योंकि यह पहली बार था जब वह कोई एरे बनाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि उसने अभी अभी शुरुआत की थी, इसलिए उसने एक बहुत ही आसान और स्थिर एरे चुना। इसमें सिर्फ कुछ ही अक्षर थे और इसका एकमात्र असर थोड़ी सी गर्माहट देना था। यह एक ऐसा एरे था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सफर के दौरान कमरों, टेंट, बिस्तरों या यहाँ तक कि नहाने की जगहों जैसी जगहों को गर्म करने के लिए किया जाता था। उसने अपनी तर्जनी उंगली बाहर निकाली और धीरे धीरे हवा में एक अक्षर बनाना शुरू किया।
असल में हर अक्षर को इस तरह उंगली से बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये देखते हुए कि ल्यूक्रस अभी अभी फाउंडेशन दायरे में पहुंचा था, आध्यात्मिक एनर्जी पर उसका कंट्रोल अभी उतना अच्छा नहीं था, और इस तरीके से काम करना उसके लिए काफी आसान हो गया था। जैसे ही उसने अपनी उंगली से एनर्जी छोड़ी, वह हवा में एक चांदी जैसी चमक के साथ ठहर गई। ये चमक उन सौंदर्य संबंधी तकनीकों में से एक का असर थी जो ल्यूक्रस ने सीखी थी, क्योंकि आम आध्यात्मिक एनर्जी तो दिखाई ही नहीं देती। उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वह देख सके कि वह सही तरीके से अक्षर बना रहा है या नहीं, और कहीं अक्षर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ल्यूक्रस की लिखावट बहुत अच्छी नहीं थी। बेशक ये तब की बात है जब उसने आध्यात्मिक अभ्यास शुरू नहीं किया था। अब उसके शरीर पर उसका कंट्रोल काफी बेहतर हो गया था, और हालांकि उसकी लिखावट में सुधार हुआ था, फिर भी एरे के लिए अक्षर बनाने में बहुत ज्यादा बारीकी और सटीकता की जरूरत होती है। पहला अक्षर पूरा करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की चांदी जैसी चमक फीकी पड़ गई, और उस अक्षर का रंग नारंगी जैसा हो गया। ये सामान्य बात थी, क्योंकि यह अक्षर एक तरह की चिंगारी को दर्शाता था। कुछ देर बाद जब वह अक्षर न तो फटा और न ही किसी तरह से बुरी तरह बिगड़ा, तो ल्यूक्रस ने अगला अक्षर बनाना शुरू किया। सच कहूं तो उसके मन का एक हिस्सा यह उम्मीद कर रहा था कि वह कहीं न कहीं कोई गलती कर बैठेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा पर उसका नियंत्रण स्थिर बना रहा, और उसने जो भी अक्षर बनाया वह एकदम सही था। कुछ मिनटों बाद जब वह पूरा चक्र बन गया, तो सारे अक्षर आपस में मिल गए और एक हल्की सी पीली रोशनी ने उसके कमरे में एक सुखद गर्माहट फैला दी। ये ठीक वैसा ही एहसास था जैसे ड्रायर से अभी अभी निकले हुए गर्माहट से भरे आरामदायक मोजे पहन लिए हो। एक पल के लिए ल्यूक्रस हक्का बक्का रह गया। क्या उसने सचमुच पहली ही कोशिश में ये कर दिखाया? क्या यह उसकी लगन और समर्पण की परीक्षा नहीं होनी चाहिए थी, एक ऐसी चीज जिसमें अनगिनत कोशिशें लगनी चाहिए थी? क्या वह इस काम में जन्मजात माहिर था? नहीं, खुद को जन्मजात माहिर कहना तो यकीनन घमंड की निशानी होती। हालांकि कुछ देर सोचने विचारने के बाद उसने कुछ नए अक्षर बनाने शुरू किए। इस बार वह कोई आजमाया हुआ और परखा हुआ चक्र नहीं बना रहा था, बल्कि एक ऐसा चक्र बना रहा था जिसका विचार उसे खुद ही आया था। सैद्धांतिक रूप से इसे काम करना चाहिए था, और अब उसे पता चलने वाला था कि क्या सच में ऐसा होता है। इस चक्र में 9 अक्षर थे, इसलिए इसे बनाने में काफी ज्यादा समय लगा, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। आखिरकार जब उसने आखिरी अक्षर बनाया और सारे अक्षर आपस में मिलकर एक होने लगे, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता था? एक भावहीन मशीनी आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, हेलो वर्ल्ड। ल्यूक्रस जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। इसमें तो बड़ा मजा आने वाला था। एरे बनाना सीखने का काम काफी थकाने वाला था। अपने शुरुआती हेलो वर्ल्ड प्रयोग के बाद ल्यूक्रस ने फिर किसी नए एरे को बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बार बार उसी वार्मिंग एरे को बनाने का अभ्यास किया जिसे उसने सबसे पहले आजमाया था। 10 बार सफलतापूर्वक एरे बनाने के बाद वह रुका और अपनी प्रगति का जायजा लिया। सबसे पहली बात जो उसने गौर की वह ये थी कि फिलहाल वह एरे बनाने में बहुत ज्यादा धीमा था। अगर वह किसी एक कैरेक्टर अक्षर को लिखने की गति थोड़ी सी भी बढ़ाता, तो वह कैरेक्टर बिगड़ जाता और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो जाती। ये समस्या सिर्फ इस आसान एरे के साथ थी, अगर कोई ज्यादा जटिल एरे होता तो ऊर्जा गायब होने के बजाय कोई बुरा असर भी हो सकता था। दूसरी बात जो उसने देखी वह ये थी कि एरे बनाने में उसे इतना ज्यादा समय लग रहा था कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में होने वाले बड़े बदलाव उसके एरे में रुकावट डाल सकते थे, जिससे एरे असफल हो सकता था। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे उसे हल करना जरूरी था। उसने ये भी सीखा कि अगर वह एरे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा देता तो भी वह एरे असफल हो जाता। खुशकिस्मती से उसने एरे के लिए शुरुआती स्तर की क्लास पहले ही ले रखी थी, इसलिए उसे पता था कि इनमें से कई समस्याओं से कैसे निपटना है। अब उसे बस कभी कभार थोड़े बहुत सुधार करने थे और खूब सारा अभ्यास करना था। अगले कुछ दिनों तक ल्यूक्रस ने बस अपनी तकनीकों या एरे का अभ्यास किया, और जब अमेलिया खाली होती तो वह उससे मिलकर थोड़ा आराम कर लेता, ताकि वह पूरी तरह से थककर चूर न हो जाए। जब उसकी क्लासें शुरू हुई तो उसे अपने अभ्यास का समय कम करना पड़ा। हालांकि इससे उसकी तकनीकों में प्रगति थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में उसे काफी मदद मिली, खासकर उसकी क्लास से, जहां उसे कल्टीवेशन के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। असल में अपनी पहली ही क्लास में लेक्स ये समझ गया कि उसके खतरे को भांपने की सहज वृत्ति आसपास के दूसरे लोगों के मुकाबले इतनी ज्यादा तेज क्यों थी। प्रोफेसर ने समझाया, अलग अलग प्रजातियों के लिए कल्टीवेशन का तरीका भी अलग अलग होता है, और हर प्रजाति के सामने अपनी अपनी अलग अलग बाधाएं आती हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इंसानों के कल्टीवेशन पर ही ध्यान देंगे। आप कल्टीवेशन की कोई भी प्रणाली क्यों न अपनाएं, इंसानों के कल्टीवेशन को मुख्य रूप से 3 बुनियादी श्रेणियों में बांटा गया है: आत्मा, चेतना और शरीर। आध्यात्मिक कल्टीवेशन सबसे ज्यादा प्रचलित तरीकों में से एक है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस रास्ते पर चलने के लिए जरूरी संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये दूसरे रास्तों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है या कमजोर। उनमें से हर एक के अपने अलग अलग फायदे हैं। उदाहरण के लिए ऐसा लग सकता है कि शरीर को साधने वाले दुश्मन को हराना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग आध्यात्मिक साधकों से लड़ने के ज्यादा आदी होते हैं। असल बात तो यह है कि सबसे बेहतरीन साधना वह होगी जिसमें तीनों चीजों को एक साथ साधा जाए, लेकिन ये बहुत ही अव्यावहारिक है क्योंकि यह बहुत मुश्किल होगा, इसमें बहुत ज्यादा समय और संसाधन लगेंगे, और आखिर में एक ही समय में साधना करने के लिए तीन मेल खाने वाली तकनीकें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही रास्ते पर साधना करते हैं, तो जैसे जैसे आप साधना के अलग अलग स्तरों पर आगे बढ़ेंगे, बाकी दो रास्ते भी धीरे धीरे प्रभावित होंगे। जब खास फायदों की बात आती है, तो चलिए आध्यात्मिक साधना से शुरू करते हैं। आध्यात्मिक साधना के रास्ते पर चलने से साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा पर मजबूत और सटीक नियंत्रण मिल जाता है। इस नियंत्रण का फायदा साधक को अलग अलग पेशों में मिल सकता है, जैसे कि हथियार बनाने वाले, व्यूह रचना के माहिर, सेना रचना के माहिर, और भी बहुत कुछ। इसके अलावा गोल्डन कोर के स्तर पर साधक को आध्यात्मिक बोध की शक्ति मिल जाती है। यह एक छठी इंद्रिय है जिसका इस्तेमाल साधक न सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए कर सकते हैं, बल्कि उससे जुड़ने के लिए भी कर सकते हैं। इसकी मदद से आप दूसरों से सीधे बातचीत कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा में होने वाले बदलावों के प्रति आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। एक और फायदा जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, वह यह है कि आध्यात्मिक रास्ते पर साधना करने से आप अपने दिमाग की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे तौर पर ज्यादा होशियार हो जाते हैं, बल्कि इससे आपकी एक साथ कई काम करने की क्षमता बढ़ती है। आप चीजों का बेहतर अनुमान लगा पाते हैं, और कुल मिलाकर आपकी सोचने समझने की प्रक्रिया और भी बेहतर हो जाती है। प्रोफेसर ने इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन लूक्रस को इसका एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर और रैम दोनों को बेहतर बनाना। अगर आप कंप्यूटर पर जो काम कर रहे थे, वे इन चीजों की कमी की वजह से प्रभावित हो रहे थे, तो आपको अचानक ही कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही कंप्यूटर पर कोई खास काम नहीं कर रहे थे, तो कंप्यूटर चाहे कितना भी बेहतर क्यों ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसे और भी आसान शब्दों में कहें तो अगर आप शुरू से ही होशियार थे, तो आप अचानक ही बहुत सारे काम और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू से ही बेवकूफ थे, तो साधना में सुधार होने के बाद भी आप बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे। बस अब आप अपनी बेवकूफी और भी ज्यादा तेजी से दिखा पाएंगे। लूक्रस ने मन ही मन हल्की सी हंसी हंसी और फिर अपना ध्यान वापस प्रोफेसर की ओर मोड़ लिया। खेती का अगला सबसे आम रूप है शारीरिक खेती। ये कहने की जरूरत नहीं है कि शरीर ही हमारे जीवन की नींव है, और अपने शरीर की खेती करने से आप ज्यादा मजबूत और अजेय बन जाते हैं। एक आम गलतफहमी यह है कि शारीरिक खेती करने वाले लोग सिर्फ जबरदस्त शारीरिक ताकत पर ध्यान देते हैं। हालांकि यह बात उनमें से कई लोगों के लिए सच हो सकती है, लेकिन ये शारीरिक खेती का असली सार नहीं है। शारीरिक खेती का असली सार है जीवन की रक्षा करना। साथ ही इसके एक दूसरे असर के तौर पर यह आपके अवचेतन मन को भी जबरदस्त तरीके से मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि न सिर्फ आपका दिमाग आपके शरीर के अलग अलग कामों को बेहतर तरीके से संभाल पाता है, बल्कि आप अपने आसपास हो रही छोटी छोटी बातों के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो अचानक आप पर हमला करने का फैसला करता है, तो आपका शरीर अपने आप ही उस व्यक्ति के हमला करने से ठीक पहले होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भांप लेगा और आपको उनके बारे में आगाह कर देगा। हो सकता है कि सचेत अवस्था में आपको उस व्यक्ति के खड़े होने के तरीके में आया बदलाव, उसकी मांसपेशियों में आया खिंचाव, या उसकी आंखों का आपको किसी कमजोर बिंदु के लिए स्कैन करना नजर न आए। लेकिन आपका दिमाग इन बातों को जरूर पकड़ लेगा और इंस्टिंक्ट्स या गट फीलिंग के रूप में आपको चेतावनी दे देगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कभी कभी आपके जीवन को खतरा किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी ऐसे बाहरी कारक से होता है जो आपकी मौजूदा नजर से ओझल होता है। चूंकि शारीरिक खेती करने वालों का मुख्य ध्यान जीवन की रक्षा करने पर होता है, इसलिए कभी कभी वे दूर से ही किसी खतरे या जोखिम को भांप लेते हैं, भले ही उस खतरे का कोई भी जाहिर संकेत मौजूद न हो। इसके पीछे के सिद्धांत का अध्ययन ज्यादा ऊंची कक्षाओं में किया जाता है। आपको तो बस इतना जानना काफी है कि शारीरिक खेती करने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं। अब हम दो रास्तों पर चलने के अलग अलग फायदों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप एक ही समय में दोनों रास्तों पर चलें? क्या इसके असर वैसे ही रहेंगे या शायद और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे? इसका जवाब यह है कि न सिर्फ इसके असर बने रहेंगे, बल्कि इन असर में होने वाली बढ़ोतरी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। उस साधक के पास पहले से ही एक आध्यात्मिक साधक जैसी ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता होगी, लेकिन एक शारीरिक साधक के अवचेतन मन की ताकत से यह क्षमता और भी बढ़ जाएगी। इससे साधक का नियंत्रण बहुत तेजी से सबसे काबिल गुरुओं के स्तर तक पहुंच जाएगा, और उसकी सटीकता भी बेमिसाल होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति दोनों रास्तों पर नहीं चलता, वह इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता।
बस उसे इस स्तर तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खतरे को भांपने की साधकों की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और इस बार ये बढ़ोतरी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली होगी। ऐसा बताया गया है कि दोहरे साधक कभी कभी उस ठीक पल को भी भांप सकते हैं जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने का फैसला करता है, भले ही वह नुकसान बहुत छोटा ही क्यों न हो। इसके अलावा ऊर्जा को महसूस करने की मिली हुई इस क्षमता की वजह से साधक प्रकृति से जुड़े खतरों या प्राकृतिक आपदाओं का भी पता लगा सकता है। संक्षेप में कहें तो ये दोनों रास्तों के फायदों को एक साथ मिलाकर उन्हें कई गुना बढ़ा देता है। जाहिर है, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इस तरह के रास्ते पर चलने की मुश्किलों से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है जिसे कोई बस अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे कर ले। अब आखिर में हमारे पास आखिरी रास्ता बचता है, आत्मा का रास्ता। एक तरह से आत्मा के साधकों को सबसे कमजोर और सबसे मजबूत दोनों ही माना जाता है। वे सबसे कमजोर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनमें आध्यात्मिक तकनीकों की कमी होती है और उनका शरीर भी उतना मजबूत नहीं होता। इन कमियों की वजह से वे दूसरों के हमलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील या असुरक्षित हो जाते हैं। हालांकि उन्हें सबसे मजबूत भी माना जाता है क्योंकि आत्मा पर होने वाले किसी भी हमले से अपना बचाव करना बेहद मुश्किल होता है। ज्यादातर साधक नेसेंट स्तर तक पहुंचने से पहले अपनी आत्मा का बचाव करने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं। ये सिर्फ बचाव न कर पाने की बात नहीं है। आत्मा से जुड़ी तकनीकें इतनी दुर्लभ होती हैं कि जो लोग अपनी आत्मा का बचाव करना सीखना भी चाहते हैं, वे शायद ऐसा न कर पाएं। आत्मा के साधक कई अलग अलग क्षेत्रों में भी माहिर होते हैं, जैसे कि किसी का पीछा करना, किसी को श्राप देना, जादू टोना करना और इसी तरह के दूसरे काम। इसके अलावा एक ही स्तर पर मौजूद किसी आत्मा के साधक से झूठ बोलना या उसे धोखा देना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही उनमें ऊर्जा या खतरे के प्रति संवेदनशीलता की कमी हो, लेकिन वे किसी भी जीवित प्राणी के इरादों को उसकी आत्मा के उतार चढ़ाव से आसानी से भांप सकते हैं। जब आत्मा साधक गोल्डन कोर के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उनमें किसी भी जीवित प्राणी से सीधे अपनी आत्मा के माध्यम से संवाद करने की क्षमता आ जाती है। इस लिहाज से उनकी यह क्षमता स्पिरिट सेंस की तुलना में कहीं अधिक बहुमुखी होती है। क्लास में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई दी गई सारी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। आत्मा साधक बहुत कम मिलते थे और अक्सर उनके काम धंधे भी अजीब होते थे, जिससे उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता था। ल्यूक्रेस ने रास्कल के हमले के बारे में सोचा। हैरी, जो कई लोगों से कमजोर होने के बावजूद अपने दुश्मनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा था। लेकिन वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे वो और मजबूत होता गया, वो अपनी ग्लैमर जादू टोना की और भी ज्यादा क्षमताओं को अनलॉक करने में कामयाब रहा। शुरुआत में उसकी काबिलियतें सिर्फ लोगों को मानसिक स्पष्टता देने तक ही सीमित थी, लेकिन आजकल वो अपने ग्राहकों को कुछ ऐसे बफ्स भी दे सकता था जो कई दिनों तक असरदार रहते थे। अपने छात्रों को दी गई नई जानकारी पर सोचने विचारने के लिए काफी समय देने के बाद प्रोफेसर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जाहिर है, जिस तरह शरीर और आत्मा के दोहरे साधकों को दोनों ही क्षेत्रों का बेहतरीन फायदा मिलता है, उसी तरह जो कोई भी आत्मा और रूह या आत्मा और शरीर की दोहरी साधना करता है, उसे भी जबरदस्त फायदे मिलते हैं। हालांकि इन संयोजनों को हासिल करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। दो अलग अलग रास्तों पर साधना करने की मुश्किल को एक तरफ रख दे, तो असली रुकावट इस बात से आती है कि जब तक साधना का दूसरा रास्ता, इस्तेमाल की जा रही आत्मा साधना की तकनीक के पूरक के तौर पर काम नहीं करता, तब तक दोहरी साधना करना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा करने से आपकी एक रास्ते की प्रगति तो नहीं रुकेगी, लेकिन इसके बजाय दोनों ही रास्तों पर आपकी साधना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसी वजह से जो कोई भी दो पूरक तकनीकें ढूंढने में कामयाब हो जाता है, उसका या तो अंत हो जाता है या फिर वो एक नई परंपरा की शुरुआत करता है। यहाँ तक कि अकादमी में भी ऐसी साधना तकनीकों तक पहुंच पाना एक बेहद मुश्किल काम है, और उसके बाद उस रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होगा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। यही कारण है कि आपको ऐसे दोहरे संयोजनों वाले लोग बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम एक से ज्यादा रास्तों पर साधना करने की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग पहले से ही यह सोच रहे होंगे कि क्या तीनों ही रास्तों पर साधना करना मुमकिन है। सभी छात्रों ने अपनी सांसें थाम ली और ल्यूक्रेस को महसूस हुआ कि क्लास में एक अजीब सी उत्सुकता और इंतजार का माहौल छा गया है। ल्यूक्रेस ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि छात्रों को कुछ ऐसा पता है जो ल्यूक्रेस को नहीं पता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ल्यूक्रेस ने अपना पूरा ध्यान प्रोफेसर पर लगा दिया, क्योंकि यह जानकारी उसे अपनी सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। उसके पास पहले से ही इस बात का जवाब मौजूद था कि वो इतनी आसानी से एरे क्यों बना पाता है। दरअसल उसकी ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता काफी बढ़ गई थी। अब ये जानने का समय आ गया था कि वो और क्या कर सकता था। जैसा कि आप सभी शायद अंदाजा लगा रहे हैं, ये सचमुच संभव है। असल में यह न केवल संभव है, बल्कि तीनों रास्तों पर एक साथ साधना करना ही साधना का असली और सच्चा रूप है, और यही वो चीज है जो अलग अलग श्रेणियों की कई जातियों को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए क्रिस्टल जाति के सभी लोग तीनों रास्तों पर एक साथ साधना करते हैं।
असल में उनके लिए ये सामान्य साधना है, क्योंकि उनके रास्तों में वैसे विभाजन नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं। सैद्धांतिक रूप से सभी इंसानों के लिए भी तीनों रास्तों पर साधना करना संभव है, बशर्ते सही तरह की साधना तकनीकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, जब राजा इंसानी जाति को विकसित करने के लिए इतने दृढ़ हैं, तो उन्होंने ऐसा अब तक क्यों नहीं किया? इसका जवाब काफी सीधा साधा है। इंसान स्वाभाविक रूप से साधना करने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं होते। दो रास्तों पर साधना करने से ही अलग अलग स्तरों को पार करने की कठिनाई दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तीनों रास्तों पर एक साथ साधना करने के लिए एक औसत इंसान की प्रतिभा के साथ सिर्फ एक बड़े स्तर से अगले स्तर तक पहुंचने में ही सैकड़ों साल लग जाएंगे। बेशक अन्य जातियों की तुलना में इंसानों के पास जो सबसे बड़ा फायदा है, वह है हमारी ऊंची प्रजनन दर। चाहे ये कितना भी मुश्किल या दुर्लभ क्यों न हो, कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर पैदा होगा जो तीनों रास्तों पर साधना करने में सक्षम हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी उन दो इंसानों में से एक से भली भांति परिचित हैं, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से यह पता है कि वे तीनों रास्तों पर साधना करते हैं, यानी राजा। छात्रों के मन में उत्साह, जोश और तारीफ के भाव उमड़ पड़े। किसी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनमें से कोई भी कभी तीनों रास्तों पर साधना नहीं कर पाएगा। आखिरकार वे राजा की बराबरी कैसे कर सकते थे? हालांकि लूक्रस इंतजार कर रहा था कि प्रोफेसर अपनी बात आगे बढ़ाएं। लेकिन जब उसने देखा कि प्रोफेसर अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए किसी दूसरे विषय पर जाने वाले हैं, तो उसने बीच में ही टोकते हुए पूछा, प्रोफेसर, अगर राजा उन दो लोगों में से एक है जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से यह पता है कि वे तीनों रास्तों पर साधना करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति कौन है? और हाँ, तीनों रास्तों पर साधना करने के फायदे क्या है? छात्रों ने उसकी ओर अजीब नजरों से देखा और प्रोफेसर भी इस सवाल से हैरान रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, दूसरा व्यक्ति जाहिर तौर पर युवराज है, जिसे गद्दी विरासत में मिलने वाली है। जहां तक फायदों की बात है, तो मैं बस अंदाजा ही लगा सकता हूं। सबसे पहले और शायद सबसे प्रभावशाली बात यह है कि साधक की जीवित रहने की सहज वृत्ति, जो ऊर्जा और आत्मा के प्रति संवेदनशीलता से और भी बढ़ जाती है, 100 गुना ज्यादा निखर जाएगी। असल में ये जीवित रहने की सहज वृत्ति के दायरे से भी आगे निकल सकती है और एक ऐसा रूप ले सकती है जो सिर्फ खतरे को ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा चीजों को भांप सके। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि आत्मा में दूसरों के इरादों को भांपने की क्षमता होती है। मेरा तो यही मानना है कि इन साधकों की खतरे को भांपने की क्षमता शायद उन साधकों से भी बेहतर हो जाएगी जो कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर साधना कर रहे हैं। ऊर्जा पर नियंत्रण और उसके प्रति संवेदनशीलता भी असाधारण होगी। निचले स्तरों पर यह शायद उतना स्पष्ट न हो, लेकिन नैसेंट रेल्म में जब साधक आध्यात्मिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों और स्तरों से निपटते हैं, तो ये लाभ वास्तव में फलदायी साबित होगा। असल में वे साधक विभिन्न अनुकूल आत्मा और आध्यात्मिक व्यवसायों को मिलाकर शायद कुछ सचमुच अनोखे पेशे अपना सकते हैं। एक सीधा सा उदाहरण है ताबीज और श्रापों का मेल। ऐसी चीजें पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए 2 या अधिक साधकों को मिलकर काम करना पड़ता है। वो साधक अत्यंत सहनशील भी होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा से संचालित, एक मजबूत शरीर द्वारा सुरक्षित और आत्मा की अपनी शक्ति के कारण विनाश के प्रति प्रतिरोधी। वो साधक शायद उन घावों से भी आसानी से बच निकलेगा जो अन्यथा उसकी जान ले लेते। असल में ऐसे साधक को मारना इतना मुश्किल होगा कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो किसी फटते हुए ज्वालामुखी के बीच से भी गुजर जाए। प्रोफेसर अचानक ठिठक गए, क्योंकि उन्हें शायद वो छात्र पहचान में आ गया था जिसने ये सवाल पूछा था, और उन्हें अचानक कुछ अजीबोगरीब कहानियां याद आ गईं। क्या यह वही हो सकता है? तुम्हारा नाम लूक्रस है ना? प्रोफेसर ने पूछा। हाँ, लूक्रस ने जवाब दिया। उसे अचानक कुछ बुरा सा महसूस हुआ। उसके मन में प्रोफेसर उसे इसलिए जज कर रहे थे क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब हर किसी को पता था, खास तौर पर वह सवाल कि तीनों रास्तों का दूसरा साधक कौन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने बारे में सुनी अफवाह को इतना अजीब और मनगढ़ंत माना था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग उसे गंभीरता से ले सकते हैं। उसे कैसे पता चलता कि न केवल इस प्रोफेसर ने इसे गंभीरता से लिया, बल्कि उसने अचानक उन कुछ खाली जगहों को भी भर दिया कि क्राउन प्रिंस ने लूक्रस पर कैसे जुल्म किया था, जिसकी वजह से लूक्रस ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके अलावा लूक्रस की उपलब्धियों की कहानियां, अभियान के दौरान उसका जीवित बचना, और साथ ही तीनों रास्तों के बारे में उसका सवाल। क्या यह मुमकिन हो सकता है? सबसे अजीब और घुमावदार तरीके से प्रोफेसर ने यह निष्कर्ष निकाला कि लूक्रस तीनों रास्तों पर साधना कर रहा था। ये लूक्रस के बारे में किसी भी व्यक्ति द्वारा निकाला गया पहला सच्चा निष्कर्ष था। फिर भी एक प्रोफेसर होने के नाते वो इतना समझदार था कि उसे पता था कि उसे ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए जो उसे नहीं फैलानी चाहिए। हालांकि उसने चुपचाप मन ही मन ये तय कर लिया कि वो अपनी पूरी क्षमता से लूक्रस का मार्गदर्शन करेगा। तीनों रास्तों की व्यक्तिगत क्षमताओं में बुनियादी सुधार की कुछ हद तक उम्मीद की जाती है। प्रोफेसर ने अपनी क्लास जारी रखी और अचानक वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। लेकिन अगर बस इतना ही होता तो इसे साधना का सच्चा रूप नहीं माना जाता और हमारे और क्रिस्टल जाति के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं होता। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, फायदे उतने ही ज्यादा स्पष्ट होंगे।
लेकिन निचले क्षेत्र में भी जैसे कि फाउंडेशन क्षेत्र में साधक अपने साथियों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है। ये कहते समय प्रोफेसर को लूक्रस की ओर न देखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। हर रास्ते की अपनी तकनीकें होती है। आध्यात्मिक रास्ते के लिए आध्यात्मिक तकनीकें, शारीरिक साधकों के लिए शारीरिक तकनीकें और आत्मिक साधकों के लिए आत्मिक तकनीकें। लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि सच्चे रास्ते के लिए, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, तकनीकों का एक और रूप मौजूद है जो तीनों रास्तों का लाभ उठाता है। इसी तरह राजा के जवानी के दिनों के कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि वो एक अनोखे पेशे ऑब्लिवेटर का अभ्यास करते थे जिसे कोई और नहीं कर सकता था। हालांकि इसके बारे में कोई भी विवरण आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहां उन दो पिछली बातों के लिए खास जानकारी या विरासत की जरूरत होगी, वहीं इसके कुछ और फायदे भी हैं। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, फाउंडेशन दायरे में ही साधक आमतौर पर खास हुनर खोजना शुरू करते हैं। तलवार भाव एक बहुत ही आम उदाहरण है जिसे लोग अक्सर सीखते हैं। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे रास्ते पर चलते हैं, उनके पास खास हुनर का एक पूरा क्षेत्र होता है जिसे वे खुद ही हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सच्चा साधक तलवार की साधना करता है, तो वो सिर्फ तलवार का भाव ही हासिल नहीं करेगा, बल्कि कुछ उससे भी कहीं ज्यादा हासिल करेगा। और आखिर में एक आखिरी अफवाह, और यह पूरी तरह से एक अफवाह ही है जिसका कोई सबूत या आधार नहीं है, वो ये है कि सच्चे साधक अपनी मर्जी से कोई भी आध्यात्मिक जुड़ाव अपना सकते हैं। इस बार अपनी पूरी कोशिश के बावजूद प्रोफेसर की नजरें सीधे लूक्रस की आंखों से जा मिली। लूक्रस ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो बस एक सीधे सादे जिज्ञासु छात्र जैसा दिख रहा था। लेकिन ये बात तो पहले से ही सबको पता थी कि लूक्रस एक असाधारण छात्र है। ऐसे में अपने मन के भावों को पूरी तरह से छिपा पाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद क्लास सामान्य रूप से चलती रही, और जब क्लास खत्म हो गई तो प्रोफेसर ने डीन यानी राजा से मिलने के लिए एक अर्जी दी। चूंकि वो सिर्फ एक आम प्रोफेसर थे, इसलिए उन्हें राजा से मिलने का मौका मिलने में महीनों लग सकते थे, अगर कभी मिलता भी तो। लेकिन उनके मन में चल रहे अंदाजे इतने जरूरी थे कि वो उन्हें किसी के भी सामने जाया नहीं होने देना चाहते थे। क्लास के बाद लूक्रस ने अपना पीटी पर्सनल टर्मिनल देखा और पाया कि उसे क्वेन हिल की तरफ से एक चिट्ठी आई है। वो उसे एक बार फिर से छोटे दायरों के लिए अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए बुला रही थी। कुछ पल सोचने के बाद लूक्रस ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। इस बार लूक्रस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेन हिल ने लूक्रस को लेने के लिए एक छोटा प्राइवेट प्लेन भेजा था। यह एक आम कार से ज्यादा बड़ा नहीं था और बहुत ही तेज था। यह बहुत ही शानदार था, लेकिन क्वेन हिल के बैकग्राउंड को देखते हुए लूक्रस को इस पर कोई हैरानी नहीं हुई। काश उसे पता होता कि उससे बात करने के बाद क्वेन हिल ने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। बदकिस्मती से, क्योंकि उसका ये कदम काफी पब्लिक था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि राजा ने खुद उसे डांटने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन देश में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले इंसान होने के नाते उनके कई कट्टर समर्थकों को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इन सब बातों का लूक्रस से कोई लेना देना नहीं था, और न ही उसे इनके बारे में कुछ पता था। छोटा प्लेन उस ऊंची इमारत की छत पर बने लैंडिंग पैड पर उतरा जहां क्वेन हिल रहती थी, और लूक्रस को अंदर ले जाया गया। उसे एक सिटिंग रूम में बिठाया गया, जहां उसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। तभी क्वेन हिल कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। लूक्रस ने तुरंत गौर किया कि पिछली बार जब उसने क्वेन हिल को देखा था, उसकी तुलना में वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन साथ ही वो साफ तौर पर ज्यादा जोशीली भी थी। लूक्रस, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आए। मैं चाहती थी कि काम की बात शुरू करने से पहले हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लें, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती थी, लेकिन आजकल मेरे पास समय की बहुत कमी है। मुझे माइनर दायरे के लिए अपनी टीम को फाइनल करना है, ताकि हम साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर सकें। इसीलिए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। तुम्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे सर्वाइवल स्किल्स और तुम्हारी सलाह किसी माइनर दायरे पर कब्जा करने की कोशिश में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। क्वेन हिल लूक्रस की उम्मीद से कहीं ज्यादा साफगोई से बात कर रही थी, लेकिन नतीजा वही निकला। लूक्रस ने इस बारे में पहले ही सोच विचार कर लिया था, और वह वैसे भी उसकी टीम में शामिल होने का मन बना रहा था। लेकिन चूंकि क्वेन हिल ने इतनी साफगोई से अपना प्रस्ताव रखा था, चूंकि तुमने इतनी सीधी बात की है, तो फिर मेरे लिए भी बातों को घुमा फिराकर कहने का कोई मतलब नहीं है। मेरे मन में कुछ बातें हैं, और अगर तुम उन मामलों में मेरी मदद कर सको तो मुझे तुम्हारी टीम में शामिल होने में बहुत खुशी होगी। ठीक है, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? सच कहूं तो मैं खुद भी कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो माइनर रील्म्स में मिल सकता है। मैं खुद ही कुछ रील्म्स में जाकर उसे ढूंढने का प्लान बना रहा था, लेकिन मैं पहले कभी किसी माइनर रील्म में गया नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि वहां क्या उम्मीद करनी चाहिए। बेशक मैं खुद ही माइनर रील्म्स पर रिसर्च शुरू करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि आप एक माइनर रील्म पर कब्जा करने का प्लान बना रही हैं, तो आपने पहले ही काफी रिसर्च कर ली होगी।
अगर आप मुझे उन सभी तरह के माइनर रील्स के बारे में जानकारी दे सकें जिन्हें एकेडमी ने पहले खोला है, और साथ ही यह भी बता सके कि वहां क्या उम्मीद करनी चाहिए, तो मुझे पहले आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक दूसरी बात की बात है, तो ये देखते हुए कि मुझे अपने खर्चों का ध्यान खुद रखना पड़ता है, चलिए इसे सीधा साधा रखते हैं और कुछ पैसों पर बात पक्की कर लेते हैं। ल्यूक्रस के मन में ये ख्याल आया था कि अपनी मदद के बदले वह कुछ बेतुकी शर्तें रख दे, लेकिन ऐसा करने से उनके रिश्ते में तनाव आ जाता। ल्यूक्रस कोई बहुत ज्यादा भौतिकवादी इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी कोई बेवकूफ ही होगा जो थोड़े से फायदे के लिए किसी प्रभावशाली इंसान के साथ अपने अच्छे कामकाजी रिश्ते को खराब कर ले। जैसा कि हुआ, उसकी दोनों गुजारिशों ने उसकी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर दिया, इसलिए ये काफी था। क्वीन हिल, जो कुछ बहुत ज्यादा शानदार चीज की उम्मीद कर रही थी, ल्यूक्रस की गुजारिश की सादगी देखकर हैरान रह गई। ल्यूक्रस के सामने उसका शर्मीला और शांत बर्ताव होने का मतलब यह नहीं था कि वह कोई सीधी सादी या अनुभवहीन इंसान थी। वह दुनियादारी की अच्छी समझ रखती थी। उसकी गुजारिश की पेचीदगी को देखते हुए ल्यूक्रस का इतनी मामूली कीमत मांगना दोस्ती के एक इशारे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप माइनर रील्स में क्या ढूंढ रहे हैं? शायद मैं इसमें आपकी मदद कर सकूं। ल्यूक्रस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखकर एक शरारती मुस्कान दी। ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वह प्राकृतिक ऊर्जा के बड़े भंडारों की तलाश में था, और उसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी कि वह अपने कुछ राज अपने तक ही रखना चाहता था। ये देखकर कि ल्यूक्रस इस बारे में और कुछ बताना नहीं चाहता, वह समझ गई कि यह शायद कोई निजी मामला है। खैर, वह कोई लालची इंसान नहीं थी और बस मदद करना चाहती थी। चूंकि वह सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसके इस इशारे का जवाब देने का कोई और तरीका सोचने का फैसला किया। खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारी मांगे काफी सीधी सादी हैं, इसलिए हम तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाऊंगी। तुम्हें मिलाकर हम कुल 12 लोग होंगे। अकेडमी 6 हफ्तों में माइनर रील्स को खोलेगी, इसलिए इस दौरान हमें अपने तालमेल और आपसी सहयोग पर काम करना होगा। क्वीन हिल ने तुरंत लेक्रस को अपनी योजनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिनमें से कई बातें सुनकर लेक्रस हैरान रह गया। 12 लोगों की संख्या बहुत कम थी। इतने कम लोगों के साथ वे किसी माइनर रील्म पर कब्जा कैसे कर पाते? या शायद माइनर रील्म पर कब्जा करने का जो मतलब वह समझ रहा था, वही गलत था। इसके अलावा जैसे जैसे वह अगले कुछ हफ्तों की और फिर आने वाले मुख्य कार्यक्रम की उसकी योजना सुनता गया, उसने मन ही मन एक हल्की सी आह भरी। उसके मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बात पहले से जानता था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसे कहीं से ऊर्जा का कोई बड़ा स्रोत मिल जाएगा और किसी तरह वह कुछ ही महीनों में वापस लौट आएगा। लेकिन असलियत तो ये थी कि वह यहीं फंस चुका था। इस विचार से वह निराश नहीं हुआ, अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन इस बात ने उसके मन में बची खुची उस छोटी सी उम्मीद को जरूर बुझा दिया। संयोग से उस छोटी सी उम्मीद के खत्म होते ही ल्यूक्रस के मन में संभावनाओं के नए दरवाजे खुल गए। जब उसने क्वीन हिल की योजना सुनी और देखा कि वह किस तरह हर मुमकिन मौके का फायदा उठा रही है, तो उसे भी प्रेरणा मिली। उसकी सोच का नया नजरिया बहुत सीधा साधा था। जब तक वह यहीं फंसा हुआ है, वह अपनी बढ़ी हुई सत्ता का फायदा उठाता रह सकता है। ऐसे में अपनी ऊर्जा के भंडार को 100% तक भरने के बजाय उसे अपनी बढ़ी हुई सत्ता का इस्तेमाल करके सराय का विस्तार और उसमें सुधार करते रहना चाहिए। इस तरह जब वह सराय में वापस लौटेगा, तो वह न सिर्फ एक सराय मालिक के तौर पर, बल्कि अपनी साधना में भी आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित होगी। आखिरकार वह अपनी साधना के किसी एक ही पड़ाव पर सैकड़ों साल बर्बाद नहीं करना चाहता था, जैसा कि उसके प्रोफेसर ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसे मन ही मन ये शक भी था कि अगर वह लोट्स की मदद से अपने शरीर को लगातार बेहतर बनाता रहा, तो उसकी साधना की गति कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। फिर भी उसके पास जो भी फायदे मौजूद थे, उनका इस्तेमाल न करना कोई समझदारी की बात नहीं थी। इसी नई सोच के साथ ल्यूक्रस पूरी तरह से अपनी पढ़ाई, अभ्यास और तैयारियों में जुट गया। अगले कुछ हफ्तों में ल्यूक्रस ने अपनी नई तकनीकों को सीखकर खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। क्वीन हिल से मिले बेहिसाब पैसों, जो कि सिर्फ एक अग्रिम राशि के तौर पर थे, का इस्तेमाल करके अपने साजो सामान को उन्नत किया, और साथ ही क्वीन हिल की टीम के सदस्यों से भी जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन ल्यूक्रस के पूरे ध्यान और पक्के इरादे के बावजूद चीजें हमेशा उसकी उम्मीद के मुताबिक आसानी से नहीं हुई। सबसे पहले तो उसकी आक्रामक तकनीक एविस्ट्रेशन में उसकी प्रगति बहुत ही धीमी थी। इस तकनीक का अभ्यास करते समय ल्यूक्रस को बेहद सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो उसे खुद ही गंभीर चोटें लग सकती थी। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही अंदाजा लगाया गया था, रीगल एम्ब्रेस तकनीक का इस्तेमाल करने की उसकी कोशिशों का जोरदार विरोध कर रही थी। इस मामले में उसके लिए एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि एरेस के साथ उसकी प्रगति अच्छी थी, और जब हमला किसी तकनीक के बजाय किसी एरे से आता था, तो रीगल एम्ब्रेस उसे परेशान नहीं करता था।
दूसरी बात, क्वीन हिल की टीम में कुछ ऐसे सदस्य थे जिनका ल्यूक्रस के प्रति साफ तौर पर गहरा पूर्वाग्रह था। जब वह महिला खुद आसपास होती थी तो वे इसे कभी जाहिर नहीं करते थे, लेकिन जब भी वह गैर हाजिर होती थी तो वे न केवल उसके साथ सहयोग करना बंद कर देते थे, बल्कि सक्रिय रूप से उसे उकसाने या परेशान करने की कोशिश भी करते थे। ल्यूक्रस ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसकी कोशिशों को ठुकरा दिया तो उसने परवाह करना छोड़ दिया। आखिरकार, अगर उनकी वजह से क्वीनहिल्ड का प्रयास विफल हो जाता तो इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। इसके अलावा वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था, क्योंकि समूह में हर कोई फाउंडेशन दायरे में था और ल्यूक्रस की सहज बुद्धि ने उसे बताया कि वे उसके शरीर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहने की जरूरत नहीं कि अगर उन्होंने कभी उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो उसकी जीवित रहने की सहज बुद्धि उसे काफी पहले ही आगाह कर देगी। अंत में, इनमें कुछ ऐसे मामले थे जो लगातार उसका ध्यान भटका रहे थे। न केवल अर्थ एक्सपो की तारीख नजदीक आ रही थी, जिसके लिए उसे किसी तरह तैयारी शुरू करनी थी, बल्कि इनमें कुछ परेशान करने वाले लोगों का एक समूह भी मौजूद था। टिफेनी ने मिडनाइट मैडनेस में अपनी जीत के बाद काफी सुर्खियां बटोरी थीं, जो इस समस्या की असली जड़ थी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मेरी ने आखिरकार ल्यूक्रस को इस बारे में बताया, जिसने अंततः उस कभी प्यारी और नासमझ छोटी बच्ची को पहचान लिया। हालांकि अब समस्या ये थी कि अपनी कम उम्र के बावजूद उसका शरीर एक वयस्क जैसा हो गया था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं हुआ और अलग अलग ग्रहों से आए कुछ कुंवारे पुरुषों और महिलाओं के एक समूह ने मिलकर टिफनी का एक फैन क्लब बना लिया था। हर दिन वे उसका ध्यान खींचने के लिए सबके सामने एक दूसरे से द्वंद्वयुद्ध करते थे, उसकी ताकत के बारे में बेहद भावुक कविताएं सुनाते थे और उसकी श्रेष्ठता को दर्शाने वाले नाटक खेलते थे। जाहिर है, ऐसे समूह को देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिली और जल्द ही इनमें अलग अलग फैन क्लबों की बैठकें होने लगी। अब तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। असली समस्या तब खड़ी हुई जब एलेक्जेंडर की दादी ऑड्रे मॉरिसन को पता चला कि उनका भी एक फैन क्लब है जो वेल्मा के फैन क्लब के साथ मुकाबला कर रहा है, और वेल्मा का फैन क्लब बदले में जेरार्ड के फैन क्लब के साथ मुकाबला कर रहा है। ल्यूक्रस ने अपने माथे को रगड़ा, सिरदर्द कम करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे दीवानों के झुंड से निपटना इतना मुश्किल होगा। आखिर ऑड्रे को चीजों को जैसा वे थी वैसा ही छोड़ देना मंजूर नहीं था। उसने जोर देकर कहा कि अलग अलग फैन क्लबों के टारगेट एक दूसरे से सीधे तौर पर मुकाबला करें। और मुकाबले के तरीके की बात है, जाहिर है वो तरीका था चूंकि ऑड्रे ही प्रतियोगिता का तरीका सुझा रही थी और चुनौती का मुख्य मकसद ये देखना था कि कौन सबसे बेहतरीन है और किसके प्रशंसक होने चाहिए, इसलिए उसने एक सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। एक टूर्नामेंट शायद ज्यादा सीधा साधा होता, लेकिन ऑड्रे खुद कोई बहुत बड़ी लड़ाकू नहीं थी। और प्रतियोगी भी अलग अलग लोगों से आए हुए थे। ये सब तो ठीक था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी को जबरदस्ती इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जा सके। टिफेनी को न तो इस प्रतियोगिता का कॉन्सेप्ट समझ आया और न ही उसे ऐसे बेतुके मुकाबले में कोई दिलचस्पी थी। कुछ और लोग भी इस विचार को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। तभी भीड़ में हलचल मचने लगी और कुछ लोगों ने तो अलग अलग फैन क्लबों के मुख्य चेहरों को परेशान करने की भी कोशिश की। ये बात तो अलग ही थी कि सराय में आने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं था। खुद उनके विशाल प्रशंसक समूह भी अपने आदर्शों को इस तरह निशाना बनते देखने के लिए तैयार नहीं थे। बात लगभग हाथापाई तक पहुंच गई थी, जिसे सुरक्षा गार्डों की समय पर की गई कार्रवाई की वजह से ही रोका जा सका। ल्यूक्रस अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग था कि इस तरह की हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कोई भी किसी दूसरे मेहमान को परेशान करेगा, उसे सराय से कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और होलोग्राफिक निजी सहायकों ने सभी मेहमानों तक ये संदेश साफ साफ पहुंचा दिया। उसे उम्मीद थी कि इस बात का यहीं पर अंत हो जाएगा, लेकिन चूंकि अब वह ऑड्रे को कुछ हद तक जान समझ चुका था, इसलिए उसे इस बात पर शक था। और सचमुच बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अपनी अगली चाल चलते समय ऑड्रे ने काफी समझदारी दिखाई। वह पृथ्वी पर गई, लेडी कॉस्मोस नामक प्रतियोगिता के अधिकार हासिल किए, जो कि एक सालाना अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता थी, और ये तय किया कि अगली प्रतियोगिता इसी सराय में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में न केवल हमारे सौरमंडल के प्रतियोगी हिस्सा लेंगे, बल्कि कोई भी ऐसा तारामंडल इसमें शामिल हो सकेगा जो चाहेगा, जिसके साथ ही यह अब तक की पहली सच्ची लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता बन जाएगी। ब्रैंडन, जो हमेशा अपनी पत्नी के हर काम में उसका साथ देता था, उसने तुरंत ही अपना बटुआ खोल दिया। उसने इस आयोजन पर तुरंत ही 1.5 मिलियन MP की भारी भरकम रकम खर्च कर दी और मैरी के साथ एक विस्तृत बैठक करके ये तय किया कि वे इस आयोजन के लिए क्या क्या चाहते हैं। चूंकि वे इस आयोजन को जल्द से जल्द करवाने की योजना बना रहे थे, जिसमें अब पृथ्वी के हिसाब से केवल 1 महीना ही बाकी था, इसलिए ल्यूक्रस को अपने पहले से ही ठसाठस भरे हुए कार्यक्रम में से समय निकालकर इस आयोजन से जुड़ी बारीकियों को सुलझाना पड़ा।
यह मामला इतना सीधा साधा नहीं था, क्योंकि ऑड्रे और ब्रैंडन के साथ उनके वकील भी थे, जो ये समझना चाहते थे कि इस इवेंट में क्या क्या शामिल होगा। यह अच्छी बात थी कि लूक्रस इतनी आसानी से घबराता नहीं था, भले ही वकील कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न बोलता। चूंकि वकील कई तरह की मांगे रख रहा था, इसलिए लूक्रस ने एक जरूरी बात पूछकर बातचीत को छोटा कर दिया। क्या इन सिर्फ इवेंट के लिए जगह देगा, या उसके आयोजन में भी हिस्सा लेगा? अगर इन सिर्फ जगह देता, तो वे सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही देते। लेकिन अगर इन आयोजन भी करता, तो वे प्रतियोगिता की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते, लेकिन अपने ही नियमों के अनुसार। लूक्रस को न तो पृथ्वी के अलग अलग कानूनों की गहरी समझ थी, और न ही उसे उनकी कोई परवाह थी। इन पर पृथ्वी के कानून लागू नहीं होते थे। आखिर में उन्होंने तय किया कि इन को उनके लिए इवेंट के आयोजन में मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें थी। अंतरिक्ष में पृथ्वी के ट्रेडमार्क या कॉपीराइट लागू करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन चूंकि इन इस इवेंट के आयोजन में मदद कर रहा था, इसलिए उन्हें इस बात पर राजी होना पड़ा कि भविष्य में वे इसी नाम से कोई और ब्यूटी पेजेंट आयोजित नहीं करेंगे, अगर उसे कोई और स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा, हालांकि ऑड्रे को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन ये पेजेंट एक बिजनेस था, इसलिए वे इस बात पर विस्तार से चर्चा करना चाहते थे कि वे इससे कमाई कैसे करेंगे। लूक्रस ने मैरी को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि वह इस बात पर बातचीत करे कि कमाई का बंटवारा कैसे होगा। उसने मैरी को बस इतना बता दिया था कि वह क्या चाहता है, उसके पास ऐसी छोटी मोटी बातों में उलझने का समय नहीं था, लेकिन वह इवेंट के आयोजन के बदले अपना हिस्सा जरूर चाहता था, क्योंकि इस काम में सिर्फ 1.5 मिलियन एमपी से कहीं ज्यादा खर्च आने वाला था। आखिर में जब सब कुछ तय हो गया, तो मैरी ने लूक्रस को सारी बातें विस्तार से बताईं, ताकि वह इवेंट मैनेजमेंट पैनल का इस्तेमाल करके सारी चीजें संभाल सके। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण था कि उसकी बढ़ी हुई ताकत किस तरह काम आ रही थी, क्योंकि आमतौर पर वह इनके अंदर होने वाले किसी भी इवेंट का सिर्फ प्रसारण ही कर पाता था। लेकिन ऑड्रे चाहती थी कि इस इवेंट का प्रसारण उन सभी ग्रहों पर हो, जिन्होंने अपने प्रतियोगी भेजे थे, और यह एक ऐसा काम था जिसे वह बड़ी मुश्किल से ही कर पाता। लेकिन सबसे पहले उसे इवेंट की तैयारी करनी थी और साथ ही उसका प्रचार भी करना था। जब उसने पिछली बार मिडनाइट गेम्स का आयोजन किया था, तो उसने हर उस ग्रह पर विज्ञापन देने के लिए 50,000 एमपी खर्च किए थे, जहां उसने विज्ञापन दिया था। साथ ही उसने सीधे वहां के नेताओं को निमंत्रण भेजे थे। इस बार उसने अपने विज्ञापन के तरीके को थोड़ा और सूक्ष्म रखने की योजना बनाई, और साथ ही इनके अंदर भी थोड़ा बहुत प्रचार करने का मन बनाया। उसके यहाँ हर दिन बहुत सारे मेहमान आते जाते रहते थे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के उन हिस्सों से भी जिनसे उसने अभी तक ग्रहों को जोड़ा नहीं था, इसलिए लोगों के बीच आपसी बातचीत से होने वाला प्रचार भी उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होता। पृथ्वी और मंगल ग्रह के साथ साथ निबिरू, वेगास और X14 तारामंडलों के सभी आबाद ग्रहों को भी शामिल करते हुए, और जिस उन्नत तरीके से वह अपनी बात फैलाना चाहता था, उसे देखते हुए लूक्रस ने विज्ञापन पर सीधे तौर पर 1 मिलियन एमपी खर्च किए। इसके अलावा उसने आयोजन स्थल पर 40,000 एमपी और खर्च किए। उसने वेन्यू पर 40,000 एमपी और खर्च किए। यह एक बड़ी आयताकार इमारत थी, जिसके प्रवेश द्वार के पास सबसे बेहतरीन संगमरमर से बनी, मुकुट पहने खूबसूरत महिलाओं की 50 फीट 15.2 मीटर ऊंची मूर्तियां खड़ी थी। ये उस प्रतियोगिता की पिछली विजेताएं थी। प्रवेश द्वार अभी के लिए बंद था, लेकिन वेन्यू के बाहर लगे एक बड़े संगमरमर के शिलालेख पर वेन्यू का उद्देश्य, कार्यक्रम का विवरण और अगर कोई इच्छुक हो तो पंजीकरण कैसे करना है, इसकी जानकारी लिखी थी। सुरक्षा, प्रसारण और अन्य छोटे मोटे कामों की व्यवस्था वह कार्यक्रम के करीब आने पर करेगा। अभी के लिए काम खत्म करके लूक्रस ने अपना ध्यान वापस अपनी ट्रेनिंग और पढ़ाई पर लगाया। इस समय वह अपनी K1 क्लास में बैठा था, और प्रोफेसर उस अजीब जीव की जीव विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे, जिसने उनके क्षेत्र पर अपना वर्चस्व जमा लिया था। लूक्रस ने अपनी कनपटी मलते हुए क्लास पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। कल्टीवेशन ने चाहे उसके दिमाग को कितना भी तेज क्यों न बना दिया हो, लेकिन वह इस बात की भरपाई नहीं कर सकता था कि उसे जीव विज्ञान पढ़ने से कितनी नफरत थी। अपनी पढ़ाई, ट्रेनिंग, रिसर्च और अपने अरेज का अभ्यास करने के बीच लूक्रस 2 साधारण बातों को नजरअंदाज कर गया था। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि उसके इनका विस्तार वास्तव में कितना विशाल हो चुका था, और उसने सुंदरता के प्रति लोगों के सार्वभौमिक प्रेम को भी नजरअंदाज कर दिया था। उसने इस बात का बहुत कम अंदाजा लगाया था कि अगला कार्यक्रम कितने मेहमानों को आकर्षित करेगा। X142, एक खेती बाड़ी वाला गांव। खेत पर एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद हेली धीरे धीरे घर की ओर लौट रही थी। उसके पीक फाउंडेशन रेल्म को देखते हुए उसकी दिनचर्या की कठिनाई अपने आप में स्पष्ट थी। उसने अपना पूरा जीवन एक खेती बाड़ी वाले गांव में बिताया था, और बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि उनकी खेती से कितने अद्भुत परिणाम मिलते हैं। उनकी फसलों का मूल्य असाधारण था, यही कारण था कि एक फसल तैयार होने में वर्षों की कड़ी मेहनत लगती थी। उसने विश्वास किया था, उसने काम किया था, और उसने जी तोड़ मेहनत की थी, सिर्फ एक किसान बनने की योग्यता हासिल करने के लिए।
लेकिन जब उसने वास्तव में काम करना शुरू किया, दिन में 16 घंटे बिताना, कमर तक कीचड़ में डूबे रहना और अपने हाथों से फसलों को खाद देना, तब उसे एहसास हुआ कि जिस जीवन का उसने हमेशा सपना देखा था, उसमें कोई भी आकर्षण नहीं था और उसमें मिलने वाला इनाम भी न के बराबर था। उसे अपने काम के पैसे मिलते थे, लेकिन अगर उसके कल्टीवेशन के स्तर को देखते हुए मिलने वाली उस बेहद कम तनख्वाह की बात को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तब भी उसके पास कुछ और करने के लिए शारीरिक या मानसिक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं बचती थी। आज का दिन भी वैसा ही था। घर लौटकर नहाने के बाद उसने अपना कमजोर शरीर बिस्तर पर डाल दिया, लेकिन वह जितनी जल्दी सोना चाहती थी, उसके शरीर का दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने हार मान ली और एक पुराना न्यूज क्रिस्टल निकाल लिया। यह उसे पिछली बार तब मिला था जब वह कई महीने पहले किसी शहर गई थी, लेकिन अब तक उसे यह पूरा का पूरा याद हो चुका था। हर खबर, हर गपशप, हर विज्ञापन, अरे आने वाले कार्यक्रमों वाले हिस्से में अचानक कुछ नया दिखाई दिया। एक पल के लिए वह हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी कि क्या उसने इसे पहले कभी देखा है। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। उसकी याददाश्त उसे कभी धोखा नहीं दे सकती थी, खासकर तब जब उसने इस क्रिस्टल को अनगिनत बार पढ़ा हो। आखिर चल क्या रहा था? बाकी सब बातों से ज्यादा उत्सुक होकर उसने उस नए लेख को पढ़ा जो अचानक ही वहां प्रकट हो गया था। यह पूरे ब्रह्मांड की सबसे काबिल और प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता थी। एक पल के लिए उसने ऐसी जिंदगी की कल्पना की जिसमें वह भी इस तरह की किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके, और ऐसा सोचते ही उसके सुंदर और कोमल पंख अनायास ही फड़फड़ा उठे। तभी वह न्यूज आर्टिकल एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उसने उसे पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। जब वह रोशनी गायब हुई तो वह अब अपने घर में नहीं थी, बल्कि एक विशाल मैदान के बीच से गुजरती हुई सड़क पर खड़ी थी। उसके सामने एक और चेओन्सा यानी पंखों वाले इंसानों की एक उपजाति का एक होलोग्राम प्रकट हुआ और उसने अपनी सबसे चमकदार मुस्कान के साथ कहा, मिडनाइट इन में आपका स्वागत है। हेली हैरान रह गई और एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसने खुद को चिकोटी काटकर यह पक्का करने की कोशिश की कि वह जाग रही है या नहीं। जैसे ही उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, उसकी असिस्टेंट ने बोलना जारी रखा, घबराए मत प्यारी मेहमान, अगर यह मिडनाइट इन में आपकी पहली यात्रा है, इनमें आने जाने का एकमात्र तरीका टेलीपोर्टेशन है और लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता में आपकी दिलचस्पी की वजह से ही आपको यहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। आप जब चाहे यहाँ से जा सकती हैं और इन आपकी सुरक्षा का खास ख्याल रखता है, इसलिए आप यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता। उसने बात दोहराई, उसका सारा ध्यान सीधे उस चीज पर चला गया जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। मुझे लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता के लिए यहाँ क्यों लाया गया है? क्यों? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जाहिर है। प्रतियोगिता 1 महीने बाद है, लेकिन प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम शुरू होने से कुछ दिन पहले ही पहुंच जाएं, ताकि वे प्रतियोगिता के प्रारूप से परिचित हो सकें और अपनी तैयारियां कर सकें। बेशक आप अभी से लेकर कार्यक्रम शुरू होने तक किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। क्या मैं प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हूँ? उसने हैरान होकर बात दोहराई। बेशक, होलोग्राम ने एक बार फिर जवाब दिया। हेली हक्की बक्की रह गई और उसने एक बार फिर उस जादुई दुनिया की ओर देखा जहां उसे पहुंचाया गया था। क्या ये सच में कोई सपना नहीं था? पृथ्वी, इंटरस्टेलर कैदखाना। वेरा जोएल, जो एक राजनीतिक कैदी और एक गुप्त भविष्यवक्ता थी, अपनी नोटबुक में बेमन से कुछ लिख रही थी। वह बोरियत से पूरी तरह ऊब चुकी थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि जिस जगह उन्हें कैद किया गया था वह किसी जेल जैसी थी। नहीं, उस जगह में सब कुछ था, अलग अलग तरह के खेल के मैदान, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्कूल और भी बहुत कुछ। आखिर एक राजनीतिक कैदी और एक आम कैदी के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता। लेकिन उन पर एक पाबंदी जरूर थी, मिडनाइट इन की खोज के बाद उनकी नियमित रूप से गोल्डन कीज के लिए तलाशी ली जाती थी। भले ही वे इनसे निकलकर कहीं और न जा पाते, फिर भी कोई भी किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, और इसलिए वह वहीं फंसी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक नए भविष्य की झलक दिखाई दी। पलक झपकते ही उसके चेहरे के भाव बोरियत से बदलकर उत्साह में बदल गए और वह अपनी मां क्रिस्टीन जोएल को ढूंढने के लिए तेजी से दौड़ पड़ी। उसने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया और फिर दोनों पास की एक दुकान की ओर चल दिए। शेल्फ से उन्होंने कुछ मैगजीन उठाई और जल्दी से अपने कमरों में लौट आए। क्या तुम्हें पक्का पता है? क्रिस्टीन ने पूछा, लेकिन उसे जवाब में बस एक सुनहरी रोशनी की चमक ही मिली। उसकी बेटी को लेडी कॉस्मोस पेजेंट का एक छोटा सा विज्ञापन मिल चुका था और वह पहले ही इन में टेलीपोर्ट हो चुकी थी। क्रिस्टीन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपनी मैगजीन देखने लगी। एक पल और एक चमक के बाद वह भी गायब हो गई। ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों से अनगिनत दूसरी औरतें, या ज्यादा सही कहें तो मादाएं, लेडी कॉस्मोस पेजेंट के बारे में जानने लगी और एक एक करके इन में आने लगी। कुछ ने विज्ञापन मैगजीन में देखे, कुछ ने न्यूज क्रिस्टल में, कुछ ने यूट्यूब के उन विज्ञापनों में जिन्हें स्किप नहीं किया जा सकता था, और कुछ ने तो इन में ही उस जगह को देख लिया।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह लूक्रस का अपना विज्ञापन नहीं था जिसने इस खबर को सबसे ज्यादा फैलाया। ये आयरन हॉट पायरेट्स थे जिनमें बूटी पहला साथी था जिन्होंने इस काम का ज्यादातर बोझ उठाया। एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक, एक तारामंडल से दूसरे तारामंडल तक उन्होंने इस खबर को फैलाया और जो भी सुनने को तैयार होता उसे लुभाया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने असली उम्मीदवारों के मुकाबले दर्शकों के लिए ज्यादा सदस्य भर्ती किए, क्योंकि सुंदरता और मुकाबले का शौक सबसे बुरे किस्म के बिगड़े हुए लोगों में भी उतना ही होता है जितना कि सभ्य और संभ्रांत लोगों में। जाहिर है जो कोई भी उनसे इनकी चाबी लेना चाहता था वे उससे ज्यादा पैसे वसूलते थे। आखिर इनकी पर को इससे कोई एतराज नहीं होगा अगर वे इतनी भाग दौड़ करने के बदले थोड़ी बहुत जेबखर्च की कमाई कर ले, है ना? इनमें लगातार बढ़ती भीड़ से बेपरवाह लूक्रस अपनी दिनचर्या में लगा रहा, ये सोचकर कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैरी उसे बता देगी। लूक्रस पूरी तरह से माइनर दायरे के लिए खुद को तैयार करने में जुटा हुआ था। आखिरकार उसके पास बस यही समय बचा था। पेजेंट ठीक तब शुरू होगा जब उसे माइनर दायरे में जाना होगा और शायद ये दोनों कार्यक्रम एक ही समय पर चल रहे होंगे। उसके तुरंत बाद ही अर्थ एक्सपो होने वाला था। वैसे इस बारे में बात करें तो मिरांडा को शायद जल्द ही इन में आकर इस कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में बात करनी चाहिए। लूक्रस ने अपना समय इसी तरह बिताया। महीना धीरे धीरे बीत गया और लेडी कॉस्मोस पेजेंट से ठीक 8 दिन पहले का समय आ गया। इवेंट शुरू होने से एक हफ्ता पहले प्रतिभागियों को इनमें आने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि वे अपनी तैयारी शुरू कर सकें। लूक्रस को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है क्योंकि उसने एक बार फिर अनलिमिटेड रूम्स वाला ऑप्शन खरीद लिया था जो उसने पहले मिडनाइट गेम्स के लिए लिया था। वह वैसी ही सिक्योरिटी भी खरीदने का प्लान बना रहा था और उसने मैरी को ही चीजें संभालने दी, लेकिन तभी मैरी ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। लूक्रस, मुझे लगता है कि इस इवेंट के लिए जगह आखिर में बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमें नए मेहमानों की भीड़ को संभालने के लिए और ज्यादा टेम्पररी स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। ओह, ऐसा क्यों? क्या हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं? बहुत सारे, एक रिलेटिव टर्म था और मैरी को नहीं पता था कि लूक्रस क्या उम्मीद कर रहा था। जब उसने सिर्फ 3 प्लैनेट्स पर थोड़ी देर के लिए एडवर्टाइज किया था तब भी उसके पास हजारों मेहमान आए थे, तो उसे इनकी नई पहुंच के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी, है ना? बहुत ज्यादा नहीं। अर्थ पर ऑड्रे के चीजें संभालने की वजह से हमारे पास वहां और मार्स से मिलाकर सिर्फ 30,000 कंटेस्टेंट्स हैं। साथ ही लिंग, उम्र और फिजिकल बॉडी की जरूरत जैसी कई दूसरी पाबंदियों की वजह से भी कंटेस्टेंट्स की संख्या घटकर सिर्फ 2.6 मिलियन रह गई है। इसके बाद मैरी को अपनी रिपोर्ट देना बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि लूक्रस, जो रिपोर्ट सुनते समय दीवार के सहारे खड़ा था, फिसलकर गिर गया, जिससे क्वेनहिल्ड और उनके टीममेट्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया। माफ करना, मैं अभी वापस आता हूँ, लूक्रस ने जल्दी से कहा और उठकर टॉयलेट की तरफ भागा। फिर से बताना, हमारे पास कितने कंटेस्टेंट्स हैं? लगभग 2.6 मिलियन, मैरी ने शांति से जवाब दिया। इस इवेंट के लिए ऑड्रे द्वारा हायर किए गए मार्केटिंग और पब्लिसिटी मैनेजर के साथ बातचीत करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कम लोगों के आने की वजह यूनिवर्स में इस पेजेंट पर भरोसे या पहचान की कमी है। जब पहला शो टेलीकास्ट होगा और लोग इस ब्रांड से परिचित हो जाएंगे तो लोगों की संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए। बेशक हम पार्टिसिपेंट्स को उनके कमरों में रख सकते हैं जब तक उनकी बारी नहीं आती और इस तरह उन्हें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम मेहमानों को हर समय उनके कमरों में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उनमें से कुछ लोग इवेंट को खुद अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। मैरी, क्या तुमने कहा कि इस ब्यूटी पेजेंट में 2600 कंटेस्टेंट्स हैं? हाँ, यह अच्छी बात है कि अर्थ से आए एप्लीकेंट्स को छांटने का काम ऑड्रे के जिम्मे था, वरना अगर हर अप्लाई करने वाला हिस्सा ले पाता तो इवेंट के पहले हिस्से में ही हमारे पास करोड़ों कंटेस्टेंट्स होते। शुरुआती झटके से उबरने के बाद लूक्रस का दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह कैटवॉक पर किसी मॉडल के आकर्षण को कम आंक रहा था। बाथरूम से बाहर निकलकर उसने तुरंत क्वेनहिल्ड से कहा कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाना है और वह चला गया। अपने अपार्टमेंट्स की ओर लौटते समय वह लगातार मैरी की ब्रीफिंग सुनता रहा। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस इवेंट के लिए कितने मेहमान आएंगे, लेकिन मैरी ने लूक्रस को बताया कि आयन हार्ट समुद्री लुटेरों ने पिछले कुछ हफ्तों में उनसे कई मिलियन चाबियां खरीदी थी। सच कहूं तो समुद्री लुटेरों की कड़ी मेहनत की तारीफ होनी चाहिए थी। इतने कम समय में इतने सारे स्टार सिस्टम्स की यात्रा करना आसान नहीं था। उन्होंने न केवल अपने क्रू को कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स में प्रचार कर सके, बल्कि वे बिना रुके लगातार काम भी कर रहे थे। आखिरकार उनके लिए दोबारा आने वाला ग्राहक जैसी कोई चीज नहीं थी। एक बार जब कोई ग्राहक इनमें आ जाता था तो वह अपनी खुद की चाबियां हासिल कर लेता था। इसलिए पैसे कमाने के लिए वे बिना रुके काम करते थे। लूक्रस ने कुछ देर के लिए समुद्री लुटेरों के क्रू को काम पर रखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उस विचार को छोड़ दिया। अभी उसका ध्यान दूसरी चीजों पर होना चाहिए था।
जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी आंखों में एक खास चमक आ गई। अगर लूक्रस कोई कार्टून होता, तो उसकी आंखें बड़े बड़े डॉलर के निशानों में बदल गई होती, क्योंकि उसके अंदर का पूंजीवादी एक बार फिर जाग उठा था और इस बार उसके पास ज्यादा अधिकार भी थे। सबसे पहले लूक्रस ने ये देखा कि उसके पास अभी कितने एमपी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मेहमानों की संख्या बढ़ने की वजह से उसकी कमाई में थोड़ा इजाफा हुआ था। इस दौरान उसने 400,000 एमपी की अच्छी खासी कमाई की थी। ये देखते हुए कि उसके कमरे, सेवाएं और खाना कितने सस्ते थे, यह आंकड़ा इस बात का साफ संकेत था कि उसके यहाँ कितने मेहमान आए थे। इस तरह उसके पास कुल 7,311,000 एमपी जमा हो गए थे। लूक्रस को बेतहाशा खर्च किए हुए काफी समय हो गया था। उसने अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाई और काम पर जुट गया। सराय पर जो बोझ पड़ने वाला था, वह बहुत ज्यादा था। अपने चरम पर यहाँ ज्यादा से ज्यादा कुछ 10,000 मेहमान आए थे। वहां से बढ़कर कुछ मिलियन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी छलांग थी, और सराय के पास इतनी मांग को संभालने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इवेंट मैनेजमेंट पैनल में कई अस्थायी समाधान उपलब्ध होंगे, लेकिन सराय की नींव को भी अपग्रेड करने की जरूरत होगी। सबसे पहले लूक्रस को अपने आध्यात्मिक भोजन की सप्लाई को अपग्रेड करना था, जिसके लिए ग्रीनहाउस को अपग्रेड करने की जरूरत होगी। वैसे ग्रीनहाउस का पूरी तरह से कायाकल्प किए हुए अब कई महीने बीत चुके थे, और माली की कला सचमुच दिखने लगी थी। जिस तरह से पौधे उगते थे, जिस तरह से झाड़ियां रूपरेखा बनाती थीं, अलग अलग तरह की घासों और उगती हुई सब्जियों की रंगत, ये सब मिलकर ऊपर से देखने पर लिटिल ब्लू की एक छवि बनाते थे। लेकिन फिर भी वह छवि पूरी तरह से बनी नहीं थी। अचानक लूक्रस को लगा कि वह सचमुच माली की प्रतिभा को बर्बाद कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद लूक्रस ने 10 अस्थायी कर्मचारी खरीदे और माली को उनका इंचार्ज बना दिया। ग्रीनहाउस की देखभाल करने के बजाय लूक्रस ने उसे मिडनाइट मैनर के आसपास की हरियाली की देखभाल करने का काम सौंप दिया। उससे पूरी सराय की देखभाल करवाने के लिए बहुत ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ती। कर्मचारियों पर उसके 35,000 एमपी खर्च हुए, और अगले 3 महीनों के लिए उनकी तनख्वाह अलग से रखने में उसके 16,000 एमपी और खर्च हो गए। उसे ऐसा काम मिलने से, जिसमें उसे सिर्फ सुंदरता और प्रस्तुति का ध्यान रखना था, माली का मूड बहुत बेहतर हो गया। उसके बाद लूक्रस ने ग्रीनहाउस का आकार 10 एकड़ और बढ़ाने पर 100,000 एमपी खर्च किए। कछुआ भोजन उगाने का काम संभालता रहेगा, और अब जब माली पौधों का इस्तेमाल अपनी कला को निखारने के लिए करने पर ध्यान नहीं देगा, तो वह ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। अब उसने अपना ध्यान सराय की ओर मोड़ा। सच कहूं तो सराय के मौजूदा आकार को देखते हुए यहाँ लाखों लोगों को करोड़ों की तो बात ही छोड़िए, बिना पूरी जगह को बुरी तरह से ठसाठस भरे समा पाना नामुमकिन था। उसने अपना ध्यान मेन स्ट्रीट की ओर मोड़ा। हालांकि वह शुरू में इससे बचना चाहता था, लेकिन यह होना ही था। उसने मेन स्ट्रीट से अलग होती हुई एक और सड़क बनाई, जिसे अब एवलोन स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस सड़क पर बनी पहली इमारत वही थी। इसके अलावा उसने उसी आकार की 4 और ऊंची इमारतें भी बनाई। चूंकि एवलोन को बनाने में उसके 300,000 एमपी खर्च हुए थे, इसलिए 4 और इमारतें जोड़ने में उसके 1.2 मिलियन एमपी खर्च हो गए। उसने मेन स्ट्रीट से निकलने वाली कुछ और सड़कें बनाई, और एक और बैटल टावर जोड़ा, जो पूरी तरह से ट्रेनिंग रूम से भरा हुआ था। एक दूसरी सड़क पर उसने ब्लू मॉस्क नीली मस्जिद के डिजाइन जैसा ही एक मंदिर बनाया, और उसे मेडिटेशन रूम से भर दिया। उसे कई और रेस्टोरेंट भी बनाने पड़े, और कुल मिलाकर उसने मेन स्ट्रीट का आकार कई गुना बढ़ा दिया। इन सभी खर्चों में उसके 200,000 एमपी और खर्च हो गए। इसके अलावा सभी जरूरी कर्मचारियों को काम पर रखने में, जिनकी संख्या लगभग 100 थी, उसके 510,000 एमपी का भारी भरकम खर्च आया। इस खर्च में उन्हें काम पर रखना, उनके रहने की व्यवस्था करना, और अगले 3 महीनों के लिए उनकी तनख्वाह का इंतजाम करना शामिल था। उसने सराय का आकार 200 एकड़ और बढ़ाने में 2 मिलियन एमपी खर्च किए, और उस पूरे इलाके को अनगिनत छोटी छोटी अलग थलग बनी कुटियाओं और छोटे मोटे रिहायशी ठिकानों से भर दिया। इससे पहले वह किराए के लिए जो सबसे बड़ा कमरा बना सकता था, वह एक आंगन होता था, जिसमें 4 अलग अलग कमरे होते थे। अब अपनी बढ़ी हुई शक्तियों का फायदा उठाते हुए वह छोटे घर, बड़े घर, आलीशान कोठियां और यहाँ तक कि एक छोटा सा गांव भी बना सकता था। ये वे घर या गांव नहीं थे जिन्हें लूक्रस ने अपनी मर्जी से बनाया था, बल्कि ये सिस्टम द्वारा समर्थित किराए की इकाइयां थीं। इसका मतलब ये था कि इन्हें केवल कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह ही किराए पर ले सकता था। छोटे घर का किराया 600 एमपी प्रति रात था। इसमें 5 बेडरूम थे, जिनमें से हर एक के साथ अपना अलग बाथरूम था, साथ ही एक लाउंज, एक लिविंग रूम, एक छोटा सा स्टोर रूम और एक रसोई घर भी था। बड़े घर का किराया 2000 एमपी प्रति रात था। इसमें 8 बेडरूम, एक लाउंज, 2 लिविंग रूम, एक खाली बेसमेंट, एक बड़ी रसोई, एक मेडिटेशन रूम और एक छोटा सा स्विमिंग पूल था। हालांकि मेडिटेशन रूम उस घर का ही एक हिस्सा था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसकी तयशुदा दैनिक फीस यानी 100 एमपी प्रतिदिन अलग से चुकानी पड़ती थी।
एक हवेली, जिसका आकार मिडनाइट मैनर से लगभग आधा था, उसमें 12 कमरे, एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक लाउंज, 2 लिविंग रूम, एक बेसमेंट, 2 किचन, 3 मेडिटेशन रूम, 3 ट्रेनिंग रूम, एक रिकवरी रूम, एक विशाल स्विमिंग पूल, एक विशाल पिछवाड़ा और एक खास बटलर था। ल्यूक्रस ने हवेली का किराया 5000 एमपी प्रति रात रखने का फैसला किया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि हवेली और साथ ही घर भी पूरी तरह से प्राइवेसी देते थे और कोई भी उनमें झांक नहीं सकता था, भले ही आप पिछवाड़े में ही क्यों न हो। इस छोटे से गांव में 5 आंगन, 3 छोटे घर, 2 बड़े घर और एक अकेली हवेली, अपना खुद का रेस्टोरेंट, समर्पित कर्मचारियों की अपनी टीम, एक विशाल खुला मैदान और गांव के बीच में एक छोटा सा स्मारक था। चूंकि ल्यूक्रस स्मारक को अपनी मर्जी से बदल सकता था, इसलिए उसने उसे गैलेक्टिक सॉवरेन कछुए का आकार देने का फैसला किया। फिर से यह बताना जरूरी था कि इसके आकार और क्षमता के बावजूद इस गांव को घर या आंगन के हिसाब से किराए पर नहीं लिया जा सकता था, बल्कि इसे किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा सामूहिक रूप से किराए पर लेना पड़ता था। ल्यूक्रस ने छोटे से गांव का किराया 15000 एमपी प्रति रात तय करने का फैसला किया। तकनीकी तौर पर यह उसकी बनाने की क्षमता की सीमा नहीं थी, क्योंकि छोटे गांव के बाद भी और विकल्प मौजूद थे, लेकिन इस समय वे विकल्प इतने महंगे पड़ रहे थे कि उन्हें बनाना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसे अभी भी असल इवेंट मैनेजमेंट के लिए एमपी बचाने थे। आखिरकार उसने अलग अलग कमरे, आंगन, घर और गांव बनाने में कुल 500,000 एमपी खर्च कर दिए। इसके बाद उसके पास 2,750,000 एमपी बचे। सच कहूं तो लाखों लोगों को संभालने के लिए उसने अभी तक काफी इंतजाम नहीं किए थे, लेकिन इसके लिए उसे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वह इस इवेंट से पैसे कमाना शुरू नहीं कर देता। चूंकि सराय सिर्फ इवेंट की मेजबानी ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसे आयोजित करने में भी हिस्सा ले रही थी, इसलिए ब्रैंडन को इवेंट के लिए जो भी आगे के पेमेंट करने थे उन्हें टाल दिया गया। इसके बजाय इवेंट से होने वाली कुल कमाई का एक हिस्सा सराय को दिया जाएगा। साफ तौर पर कहें तो इसमें सराय द्वारा कमरे किराए पर देने या सेवाएं देने से होने वाला कोई भी मुनाफा शामिल नहीं था। सिर्फ इवेंट से सीधे तौर पर जुड़े पहलुओं से होने वाली कमाई को ही इवेंट से हुई कमाई माना जाएगा, और मैरी ने इस कमाई में सराय के लिए 80% का बड़ा हिस्सा तय करवाया था। उसके शब्दों में 20% मुनाफा उनके लिए छोड़कर उसने काफी दरियादिली दिखाई थी। ये दरियादिली थी या नहीं, लेकिन जब ल्यूक्रस ने वे अलग अलग तरीके देखे जिनसे उन्हें इस इवेंट से कमाई होने की उम्मीद थी, तो वह बेहद संतुष्ट हुआ। उसने जगह को और बड़ा करने में 200,000 एमपी और खर्च किए। अगर यह कोई पक्की इमारत होती तो इसमें कहीं ज्यादा खर्च आता, लेकिन चूंकि यह सिर्फ कुछ समय के लिए थी, इसलिए इतने एमपी काफी थे इमारत को इतना बड़ा बनाने के लिए कि उसमें 500,000 लोग आराम से बैठ सकें। वह इमारत को और भी बड़ा कर सकता था, लेकिन एक हद के बाद उसे और बड़ा करना बेतुका लगने लगा। उसने मैरी से ऐसे तरीके सोचने को कहा जिनसे वे और भी ज्यादा लोगों को आराम से बिठा सकें। फिर उसने इवेंट की सुरक्षा पर 1,500,000 एमपी खर्च किए। पिछली बार उसने 450,000 एमपी खर्च किए थे और उसे 10 अर्थ इमॉर्टल्स गार्ड्स और उस लेवल से नीचे के कुछ 100 गार्ड्स मिले थे। इस बार वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसे क्या मिलता है। फिर भी मैरी ने उससे कहा कि वह बहुत ज्यादा उम्मीद न करे। पिछली बार उसके बॉडीगार्ड इतने शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि उसने वह सारा पैसा सिर्फ एक ही व्यक्ति पर खर्च किया था। चूंकि इस बार वह रकम कई अलग अलग गार्ड्स के बीच बटी हुई थी, इसलिए शायद वे उस लेवल के नहीं होंगे। और जैसा कि पता चला वो सही थी। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ 2000 गोल्डन कोर शिखर गार्ड्स, 200 नवजात शिखर गार्ड्स, 30 पीक अर्थ इमॉर्टल्स गार्ड्स और अर्थ इमॉर्टल्स से ऊपर के लेवल का एक गार्ड बुलाया गया। ल्यूक्रस को यह बात दिलचस्प लगी कि अपनी बढ़ी हुई अथॉरिटी के बावजूद वो अर्थ इमॉर्टल्स लेवल से ऊपर नहीं देख पा रहा था। फिर भी उसे इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह लगी कि वह इनमें से कई गार्ड्स को पहचानता था। ये वही गार्ड्स थे जिन्हें उसने पिछली बार मिडनाइट गेम्स के दौरान बुलाया था। ऐसा लग रहा था कि यह सिस्टम इन गार्ड्स को किसी खास जगह से ला रहा है। यह एक ऐसी बात थी जिसे ल्यूक्रस को याद रखना जरूरी था, क्योंकि यह सिस्टम को समझने और उसके काम करने के तरीके को जानने का एक और सुराग था। ये बात भी ध्यान देने लायक थी कि पृथ्वी अमर लेवल तक के सभी गार्ड्स इंसान थे, लेकिन उससे ऊपर का गार्ड इंसान नहीं था। जहां तक सबसे शक्तिशाली गार्ड की प्रजाति की बात है, उसके सरीसृप जैसे शरीर पर पॉलिश किए हुए धातु की तरह चिकने भूरे रंग के शल्क थे। उसके 4 पंख थे जिनमें से हर 100 फीट 30 मीटर तक फैला हुआ था। उसके पंजे इतने तेज थे कि वे चांद को भी चीर सकते थे, और उसका मुंह जितना ऊबड़ खाबड़ था उतना ही भयानक भी था। ल्यूक्रस को ये पहचानने के लिए स्कैन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह एक ड्रैगन है। ये पहला ड्रैगन था जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी देखा था।